पेज नंबर 24 खोलो, पेज नंबर 24। यहां जो लिखा है फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका से संबंधित इतिहास लेखन, लिखा है, इसको लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न लिखने में सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है, कुछ चीजें पढ़ने की हैं, ध्यान से समझना, एक रीडिंग लगा लिया मोटा मोटा, और कुछ चीजें एक एक शब्द घूट जाने की हैं, मतलब एकदम उसको दिमाग में बिठा लेने की। ठीक, अब इसी पे बेसिकली मैं जा रहा हूं अभी आपको बताने, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली, आप देखोगे जितने प्रश्न हैं ज्यादातर इसी के माध्यम से डील होंगे। बाकी मैं अभी सब आगे बताऊंगा, मतलब आपको 100% के लिए तैयार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बस देखो, अभी कुछ समय के लिए मान लो कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ कहानी किस्से सुना रहे हैं, हमको कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो इसलिए कुछ हम लिख नहीं रहे हैं। सब लिखेंगे, ढेर सारा लिखेंगे, लिख के इतनी मोटी सी कॉपी बन जाएगी तुम्हारी। हाँ, तो घबराना मत अभी। और तो देखो जरा सा, पहले कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये अगर मैं कहूं कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका से संबंधित इतिहास लेखन, इसका मतलब क्या होता है समझ लो। अच्छा, पढ़ने की एक आदत डालो। मैं देख रहा हूं आजकल धीरे धीरे, समझ ही रहे हो कि पढ़ने वढ़ने की आदत लोगों की हो गई है खत्म, सबकी। इवन हम लोग भी डिजिटल कंटेंट ज्यादा पढ़ने लगे हैं बजाय कि किताबों पे। अच्छा, हमें जरूरत नहीं है, मतलब फ्रैंकली कहूं तो हमें किसी किसी चीज पे या कुछ अपने एंजॉयमेंट के लिए हम पढ़ते हैं। खूब किताबें पढ़ी, खूब रंगी, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार 100 बार। समझिए ध्यान से। अब क्या है कि कोई चीज पढ़ना है, कोई टॉपिक देखना है, कुछ ऐसा है तो सर्च करा, उसको पढ़ा, इधर पढ़ा उधर पढ़ा, ऐसे पढ़ना होता है हम लोग का। लेकिन आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आप पढ़िए, आप इससे मत चूकिए। और पढ़ने का अलग आनंद है, आप अभी देखेंगे, मतलब इस चीज को समझिए ध्यान से। ठीक, तो पढ़िए खूब। और पढ़ने के क्रम में बता रहा हूं जो चीजें हम लोगों ने बहुत मेहनत से सीखी धीरे धीरे। जैसे मान लो पढ़ने जा रहे हो तो फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका से संबंधित इतिहास लेखन, तो सोचो कि आखिर इसमें क्या होगा। समझो ध्यान से, अब कुछ समय के लिए समझो इसमें क्या है, मैं बताता हूं। देखो, फ्रांसीसी क्रांति में जैसे मान लो दार्शनिकों की क्या भूमिका थी। कुछ समय के लिए मानिए आप सभी इतिहासकार हैं, आप सभी ने उसके विषय में कुछ लिखा है। ठीक, इन्होंने कुछ लिखा, इन्होंने कुछ लिखा, इन्होंने कुछ लिखा, इन्होंने कुछ लिखा। सबने फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी, नहीं थी, कैसी थी, इसके विषय में कुछ लिखा। तो वही टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका से संबंधित इतिहास लेखन। हिस्ट्री राइटिंग का मतलब कि किसने किसने अपने दृष्टिकोण से क्या क्या लिखा। आप समझो ध्यान से। इस पर डिस्प्यूट है, 2 कैटेगरी है। एक, इतिहासकारों का वर्ग कहता है फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी, मान लो ये वाले इतिहासकार कहते हैं। एक वर्ग कहता है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ध्यान से सुनना, ठीक। अच्छा, एक बात और बहुत कान खोल के सुन लेना, लिखने के काम आएगी। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका थी या नहीं थी, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं। थी तो 100%। समझना ध्यान से। अगर मैं कहूं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ध्यान से सुनो, दार्शनिकों की भूमिका थी नहीं थी, सुनना ध्यान से, तो इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। थी 100%, ये वाला तो गलत है पूरी तरीके से, झगड़ा इसमें नहीं। थी, ये तो 100% है। कितनी थी? कोई कहेगा इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर ये ना होते तो क्रांति ना होती, और कोई कहेगा नहीं उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, उत्प्रेरक जैसी थी। तो हिस्ट्री राइटिंग या इतिहास लेखन में डिबेट क्या है समझना। ये डिबेट नहीं है कि दार्शनिकों की भूमिका थी या नहीं थी। ध्यान से सुनो, लिखने में काम आएगा। डिबेट क्या है कि कितनी महत्वपूर्ण थी। कुछ कहेंगे कि अगर ये नहीं होते तो क्रांति नहीं होती, कुछ कहेंगे कि नहीं भाई इन्होंने सिर्फ उत्प्रेरक का काम किया। ठीक, अब देखो इसकी भी 2 कैटेगरी हो गई। एक कहेगा कि अगर ये नहीं होते, यानी अगर रूसो नहीं होता
तो क्रांति नहीं होती, क्रांति नहीं होती, यानी बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा कहेगा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी भाई, उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। अब समझो ध्यान से, देखो अब जो कहेगा कि बहुत महत्वपूर्ण थी, अगर ये नहीं होते तो क्रांति नहीं होती, वो अपने तर्क देगा। और जो कहेगा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, वो अपने तर्क देगा। तो पूरा टॉपिक क्या है? पूरा टॉपिक यह है कि भाई इसमें कोई विवाद नहीं है कि दार्शनिकों की भूमिका थी या नहीं थी, विवाद इसमें है कि कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक, जो कहेगा अति महत्वपूर्ण थी, अगर ये नहीं होते तो क्रांति नहीं होती, और कोई कहेंगे कि उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, वो अपने लॉजिक देंगे। अब इस लॉजिक को अपने दिमाग में बिठाना, समझिएगा ध्यान से, ये बात समझ पा रहे? ठीक, अब देखो ध्यान से, जरा सा समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप उदाहरण ले लें, आपका नाराज तो नहीं होंगे ना आप? अब ये हैं, कई जगह जाते हैं, कोचिंग में आते हैं, पढ़ने आते हैं, ठीक, घर लौटते लौटते देर हो जाती। जब ये घर लौटते हैं तो रास्ते में इनको कोई छेड़ देता है। मान लीजिए सोमवार को छेड़ा, इनका मूड खराब हो गया। फिर मंगलवार को जा रहे हैं, फिर किसी ने छेड़ दिया। बुधवार को भी पता लगा वही खड़ा था, उसने छेड़ दिया। इनको मजा आ रहा है। बृहस्पतिवार को इनका मूड खराब हो रहा है उसके ऊपर। शुक्रवार को जब ये देखे शनिवार को भी वो खड़ा था, तो इसके पहले छेड़ता, इन्होंने सारा गुस्सा उतार दिया, लात घूंसा चाटा, जो भी मार सकते थे खूब जम के मारा। बात समझ में आ रही? अब जरा समझिए ध्यान से, इन्होंने जो उसको पीटा, ठीक, यानी एक क्रांति जो की, उसकी तोड़ाई जम के की, जैसे क्रांति में होता है। क्रांतिकारी क्या करते हैं? तोड़ फोड़ मचा देते हैं, यही तो करते हैं। आप पीजी की क्रांति में क्या किए? तोड़ डाले, फोड़ डाले, सब उखाड़ ले गए, ठीक। तो ये जो क्रांति दिख रही है, उसके पहले एक क्रांति यहां होती, दिमाग में। कभी भी क्रांति जो जमीन पे दिख रही होती है, उसके पहले कहां होती है? दिमाग। उसको कहते हैं बौद्धिक क्रांति। ध्यान से सुनना। तो शुक्रवार तक इनके मन में जो क्रांति हुई, वही शनिवार को उतर गई जमीन पे। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 4-5 महीने पीजी वाले ने जो शोषण किया, तो सबसे पहले यहां क्रांति हुई आपकी, और एक दिन वो उतर गई जमीन पे। कोई क्रांति ले लो, 1857 की क्रांति ले लो, 1757 से लेके 1857 तक यहां लोगों के क्रांति हुई, यहां। फिर एक तात्कालिक कारण की वजह से, बस एक तात्कालिक कारण की वजह से वो जमीन पे उतर गई। सैकड़ों सालों से फ्रांस के लोगों का शोषण होता आ रहा था, यहां क्रांति हुई, फिर वो जमीन पे उतर गई। तो यहां क्रांति का मतलब बौद्धिक क्रांति, ठीक। इतनी बात समझना से। अब जरा देखो, अभी मैं फ्रांसीसी क्रांति के आपको चरण बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ समझो, जरा से आराम से, बस कूल होके समझो, पढ़ो, और जहां मैं कहूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि वो लिखने में काम आएगा। और उसको एकदम पढ़ के एक एक चीज, उस पर हम डिबेट भी यहां कर लेंगे। एक बच्चे को उठाएंगे, बताओ क्या पढ़े, आप लोग पूछिएगा, इस तरह की चीजें करेंगे। एक हफ्ते हम एंजॉय करते हैं अपने हिसाब से, मुझे करने दो, ठीक। फिर आपसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली पूछेंगे, बताओ अब कैसे क्लास चलनी चाहिए। तो जैसे कहोगे वैसे चलेगी। रिलैक्स ही हूं मैं भी अब, क्योंकि ठीक है, नए बच्चे कुछ ही को एंट्री दिया, बाकी को अपना वो मना कर दिया। आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, अच्छे से करेंगे। और उद्देश्य ये है कि आप में से हर एक का स्ट्रांग हो जाना चाहिए एकदम, समझिएगा ध्यान से। अब समझो जरा सा, देखो ध्यान से। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, ठीक। खत्म कब हुई है? 1815। अच्छा, वहां लिखा भी है, पढ़े होते चरण तो लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा बताओ, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था?
1857 में ही हुआ था, इतना सोचना नहीं। हाँ, और सोच रहे हैं कि कब शुरू हुआ था। अच्छा, डेट याद कर रहे थे, चलो ये तो अच्छी बात। खत्म कब हुआ था? अब देखो ध्यान से, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनो, एंजॉय करो, छोड़ो सब्जेक्ट वब्जेक्ट, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। अब मैंने तुमसे कहा कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और एक आध साल चल के खत्म हो गया। समझना ध्यान से, एक आध साल चल के क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, यानी 1857 के विद्रोह की ज्वाला उठी, बंद। जब तक अंग्रेजों को दबाने में जितना समय लगा हो, उसके बाद खत्म, नामो निशान भी नहीं। अब जरा फ्रांसीसी क्रांति को देखो। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में चालू हुई। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, समझ जाओगे, कुछ लोग 1804 कह रहे हैं, 1815 कह रहे हैं। अभी मैं इस डिबेट में नहीं फंसूंगा, लेकिन इतनी बात तो सब लोग मान रहे हो ना कि एक लंबे समय तक चलती रही, लगभग 10-11 साल, 12 साल, 14 साल चलती रही, है तो मान रहे हो। और इसकी ज्वाला उठी 1857 की और खत्म हो गई। तो एक चीज जानते रहना, 1857 का विद्रोह इतिहास में एक इवेंट था। क्या था? इवेंट या घटना। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति एक प्रोसेस था। क्या था? प्रोसेस या प्रक्रिया। तो बेसिकली फ्रांसीसी क्रांति एक लंबे चरणों से गुजरी। अभी उन चरणों को पढ़ेंगे, हम एकदम समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक, अब ध्यान से सुनो, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। अब जो लोग कहेंगे कि दार्शनिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, वो क्या तर्क देते हैं, सुनना ध्यान से। वो कहेंगे कि दार्शनिकों की भूमिका, मैं लिख रहा हूं, क्रांति के पहले भी थी और क्रांति के दौरान भी दिखाई देती है। क्रांति के दौरान भी दिखाई देती। पहले कैसे थी? वो कहेंगे कि क्रांति के पहले इन दार्शनिकों ने एक बौद्धिक क्रांति करा दी थी। फ्रांस के लोगों को के दिमाग में एक क्रांति करा दी थी। फ्रांस के लोगों को लगने लगा था कि फ्रांस में जो भी है शोषणकारी है, उसे बदलना पड़ेगा। कैसे करा दी थी? वोल्टेयर ने चर्च को गाली दी। मॉन्टेस्क्यू ने कहा, ये निरंकुश राजा को पर अंकुश लगाना होगा शक्तियों के पृथक्करण द्वारा। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, इन सबों ने जकड़ रखा है उसको। फिजियोक्रेट्स ने कहा, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट है, राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लोगों को यहां लगने लगा था। इवन लॉक ने भी, लॉक से भी तो प्रभावित थे ये लोग। इन्होंने कहा कि अरे ये तो राजा हमारी जीवन और संपत्ति लिए जा रहा है, और जो कि हमारी रक्षा के लिए बना था, उखाड़ फेंको इसको। यानी यहां क्रांति हुई, लोगों के बौद्धिक क्रांति। अब समझो, इस बौद्धिक क्रांति को कराने में किसका योगदान है? दार्शनिकों का। समझो ध्यान से, मैंने बताया था शुक्रवार तक इनके दिमाग में बौद्धिक क्रांति हुई और शनिवार को वो उतर गई जमीन पे, धरातल पे। तो इस बौद्धिक ऐसा वातावरण तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? दार्शनिकों को। पहला पॉइंट। दूसरा समझो, इस दौरान जब क्रांति हो गई 1789 के बाद, तो क्रांतिकारियों ने क्या किया? सबसे पहले विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक, शक्ति का पृथक्करण कर दिया, मानव को तमाम तरह की स्वतंत्रताएं दी। ये सब जो भी चर्च की संपत्ति जब्त कर ली, ये जो काम कर रहे हैं वो भी तो दार्शनिकों से ही प्रभावित है कि नहीं? इसके अलावा क्रांति के दौरान जो भी नेता उभरेगा, जैसे नेपोलियन, वो भी दार्शनिकों से प्रभावित थे। नेपोलियन का स्टेटमेंट है, यदि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। तो जो लोग लॉजिक देते हैं कि दार्शनिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, वो तर्क देते हैं कि दार्शनिकों ने क्रांति से पहले एक बौद्धिक क्रांति कराने में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि बदल डालो इसको। प्लस क्रांति हो गई तो जो परिवर्तन आ रहे हैं क्रांति के दौरान, वो भी दार्शनिकों से प्रभावित थे। तो वो लोग का मेन लॉजिक क्या है? ये लॉजिक जो कहते हैं दार्शनिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। समझिए, ये चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए इसको अभी हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे, और ताकि लिखने की कंडीशन में हम रहें। तो आप समझ रहे हैं वो लोग क्या लॉजिक देते हैं? वो लोग ये लॉजिक देते हैं, कहा गया, हाँ, जो कहते हैं कि अगर दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती, ऐसे लॉजिक देते हैं।
अब समझो, जो कहते हैं दार्शनिकों की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, वो क्या लॉजिक देते हैं, ध्यान से सुन लेना। ठीक, वो मुख्यतः दो तरह के लॉजिक देते हैं। एक लॉजिक तो वो ये देते हैं कि देखो यार, न दार्शनिकों ने कभी डायरेक्टली क्रांति की बात की, किसी दार्शनिक ने नहीं कहा क्रांति कर दो, किसी ने कभी क्रांति के साधन नहीं प्रस्तुत किए, कभी क्रांति के को आदर्श के रूप में नहीं प्रस्तुत किया, खुद कभी क्रांति में नहीं शामिल हुआ। समझो ध्यान से, ठीक, कभी इन लोगों ने वो नहीं किया, समझिए ध्यान से। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप समझ जाएंगे। देखो, अगर मैं लिखूं कि फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां, समझो, फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां या संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियां, ये बात समझ रहे हो? ठीक, शायद ठीक से दिख ना रहा हो। प्लस दार्शनिकों की भूमिका, समझो ध्यान से, प्लस दार्शनिकों की भूमिका इज इक्वल टू क्रांति। सुनना ध्यान से, यानी लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि से त्रस्त तो थे ही, कारकों से, मूड खराब था ही, दार्शनिकों ने उस मूड को और खराब कर दिया। समझना, लोग नाराज थे। सामाजिक कारण क्या था? थर्ड स्टेट नाराज था फर्स्ट और सेकंड स्टेट के शोषण से, विशेषाधिकार से। आर्थिक कारण क्या था? समस्त करों का बोझ थर्ड स्टेट को उठाना पड़ता था। निरंकुश राजतंत्रता कभी सुध बुध भी नहीं लेता था जनता की, तो लोग नाराज थे। इस नाराजगी को और किसने इंटेंसिफाई कर दिया? दार्शनिकों ने यहां क्रांति करा दी, और ये दोनों मिलकर क्या हुआ? क्रांति हो गई। अब ध्यान से सुनना जरा सा, अगर मैं कहूं कि दार्शनिक न होते तो क्या क्रांति होती? आराम से सबको सोचना। हाँ, होती। अच्छा, चलो, अच्छा बताओ, ये ना होते तो? बात समझ पा रहे हो? अगर यही नहीं होगा तो भड़काएंगे कैसे? कैसे कहेंगे? जैसे मान लो अगर राजा निरंकुश ही ना होता, शोषण ही ना करता, तो जबरदस्ती कोई भड़का देता। अगर समाज ऐसा ना होता कि दो स्टेट वाले तीसरे स्टेट का शोषण कर रहे होते, तो जबरदस्ती कोई भड़का देता। तो मूल बात क्या लगता है? अगर ये ना होते तो भी क्रांति होती। क्रांति का स्वरूप अलग हो सकता था, समय अलग हो सकता था, जो भी हो, डिफरेंट तरीके से हो सकती थी, लेकिन होती तो जरूर। ये बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर ये नहीं होते तो फिर क्रांति नहीं होती। तो अगर मैं कहूं कि जो बात ज्यादा महत्व रखती थी वो क्या थी? फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां या संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियां। ध्यान से सुनना, ठीक? बेसिकली मैं एक वाक्य बोलने जा रहा हूं, सुनो, ये सब लिखना है तुम्हें, ये सब तुम्हें बोलना है। क्रांति के कारक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि इन्होंने कारकों को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से प्रस्तुत किया। क्रांति का मूल कारण दार्शनिक नहीं थे, जो कारण था उसको इन्होंने प्रभावी तरीके से लोगों के दिमाग में डाला और क्रांतिकारी बनाया। ठीक? तो 1789 में जो बात महत्व रखती थी वो थी संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियां, और इनको दार्शनिकों ने नहीं पैदा किया था। सोच के देखो, क्या सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक कारक दार्शनिकों ने पैदा किया था? नहीं। क्या राजनीतिक कारक दार्शनिकों ने पैदा किया था? नहीं। क्या आर्थिक कारक दार्शनिकों ने पैदा किया था? नहीं। तो अगर मैं कहूं कि दार्शनिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? बुराई। ये बात समझ पा रहे हो? तो जो लोग लॉजिक देते हैं कि दार्शनिक उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, वो क्या लॉजिक देते हैं? वो यही देते हैं, दार्शनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया, उसके साधन नहीं प्रस्तुत किए, क्रांति की बात नहीं की, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक उनका यह है कि जो 1789 में बात महत्व रखती थी वो थी
फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां या संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियां, और इनको पैदा करने में दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं थी। अब मैं पूरे टॉपिक को समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुनो, उसके बाद हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। पूरा टॉपिक यह है कि दार्शनिकों की भूमिका फ्रांसीसी क्रांति में थी या नहीं थी, कोई डिबेट ही नहीं थी, ये तब तय। डिबेट किस पे है, मतभेद किस पे है, कितनी महत्वपूर्ण थी। कुछ लोग कहेंगे इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर रूस जैसे दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती। वो क्या लॉजिक देंगे, वो तीन मुख्य लॉजिक है। कहेंगे दार्शनिकों ने क्रांति से पहले एक बौद्धिक क्रांति करा दी थी, फ्रांस में एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि फ्रांस के लोगों को लगने लगा था जो कुछ है शोषणकारी है, उसे बदलना होगा। दूसरा, वो कहते हैं कि क्रांति के दौरान भी जो परिवर्तन लाए जा रहे थे ना, वो भी दार्शनिकों से ही प्रेरित थे। शक्तियों का पृथक्करण लाया गया, मानव को स्वतंत्रता दी गई, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जो कुछ किया गया वो भी किससे प्रभावित था, दार्शनिकों से। और क्रांतिकारी जो नेता थे वो भी दार्शनिकों से प्रभावित थे, जैसे रोबोस्फियर और जैसे नेपोलियन। लेकिन जो लोग कहेंगे दार्शनिकों की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, वो अपने लॉजिक देंगे। वो कहेंगे ज्यादा महत्व जो रखता था वो थी संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थिति। अब मेरी एक बात और सुनो, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही सेगमेंट है। ठीक, क्वेश्चन लिख लिया आपने सभी लोगों ने? अच्छा, कहां गया यार? अच्छा, क्वेश्चन खोल लीजिए जरा सा, अपना क्वेश्चन खोलिए। सभी लोग एक बार तब तक पढ़ो, मैं लगवाता हूं शीट, पढ़ लो, चलो पढ़ लो। पेज नंबर 24 से पेज नंबर 25 तक पढ़िए सभी लोग। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका से संबंधित इतिहास लेखन, सभी लोग पढ़िए। अब देखो ध्यान से, अभी हम करेंगे सब धीरे धीरे, अभी सिर्फ धीरे धीरे टॉपिक से फेमिलियर हो जाओ। देखो, हमने चालू किया था कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यही चालू किया था। तो मैंने कहा कोई भी क्रांति होती उसके दो कारण होते हैं, ध्यान से सुनो। एक आधारभूत कारण होता है और एक तात्कालिक कारक होता है। आधारभूत कारण के कारण क्या होता है, असंतोष भरता है, और तात्कालिक कारण के कारण क्या होता है, वो फूट पड़ता है। अब आधारभूत कारण भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक फ्रांस के अंदर क्रांति हो रही तो फ्रांस के अंदर वाले कारण, एक फ्रांस के बाहर वाले कारण। तो आंतरिक कारक और बाह्य कारक। बाह्य कारकों की हमने चर्चा की थी। बाह्य कारक में मेनली दो हैं, इंग्लैंड और, अच्छा एक होमवर्क भी दिया था मैंने, अच्छा ठीक है अभी बात करेंगे। अब इंग्लैंड में भी दो चीज है, एक इंग्लैंड के दार्शनिकों का प्रभाव और एक वहां की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव। पूछूंगा किसी से भी कहूंगा आके बाह्य कारक को एक्सप्लेन करो, करना पड़ेगा, समझिए आप। कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा इस समय कि ये पढ़े नहीं, ये नहीं किए, बस यहां आके बोलना है बाह्य कारक। तो सिर्फ ऐसे मोटी मोटी रीडिंग मत लगाइएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर अमेरिका का क्या प्रभाव पड़ा, तो फिलहाल फ्रांसीसी क्रांति पर कुछ बाह्य प्रभाव भी पड़े। अब इसके अंदर वाले प्रभाव आओ देख लेते हैं। तो उसमें एक थी भौतिक परिस्थितियां, ध्यान से समझना, और एक था बौद्धिक आधार। भौतिक परिस्थितियां का मतलब जो जगत में दिख रही थी, भौतिक वही चीज तो होती, और बौद्धिक आधार मतलब यहां वाला, समझना। हाँ, तो इन लोगों ने क्या तैयार किया, बौद्धिक आधार। इन लोगों ने क्या कराई, क्रांति यहां। और देखो भौतिक परिस्थितियां क्या थी, जिन्होंने भौतिक आधार तैयार किया, वो सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि। इसको हम दो नाम दे सकते हैं, संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियां या फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां। तो कुल मिला के इन समस्त कारकों के सम्मिलित प्रभाव से क्या हो गया, फ्रांस में क्रांति हो गई। इतनी बात समझे। अब देखो, अगर मैं कहूं, जरा ध्यान से समझना, कि जो भी प्रश्न आएंगे ज्यादातर दार्शनिकों की भूमिका से संबंधित जो इतिहास लेखन हुआ है
उस पर प्रश्न आए। जैसे मान लो एक सवाल पूछ लिया कि, चलो पहले ही सवाल को ले लेते हैं, फ्रांसीसी क्रांति जैसी क्रांति बौद्धिक शून्यता में नहीं घटित होती। सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, फ्रांसीसी क्रांति जैसी क्रांति बौद्धिक शून्यता में घटित नहीं होती। इसका क्या मतलब समझ पा रहे हो, बस इतना बताओ। कौन कौन बताना चाह रहा, बताओ। हाँ, बताओ। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, तो थोड़ा सोच के अच्छे से बताओ, जैसे मतलब लिखना है, बताइए। गुड, समझ पा रहे हैं, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। अब समझना ध्यान से, सवाल पूछेगा ऐसा, सवाल जैसे पूछा क्या, फ्रांसीसी क्रांति जैसी क्रांति बौद्धिक शून्यता में नहीं घटित होती। इसका मतलब फ्रांसीसी क्रांति जैसी जो बड़ी क्रांति, उसके लिए बौद्धिक क्रांति आवश्यक। लेकिन क्या कहीं सिर्फ बौद्धिक क्रांति से ही क्रांति हो जाती, उसके लिए भौतिक परिस्थितियां नहीं जरूरी? क्या उसके लिए राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां या जो संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियों के बिना कैसे हो जाएगा? अभी मैं सिर्फ सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लिखाएंगे भी, एक एक चीज टेस्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे, अभी तरीका भी कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक। लेकिन पहले सिर्फ हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है, फिर से चालू करेंगे फ्रांसीसी क्रांति, कोई जल्दीबाजी नहीं हमें, ठीक है ना। सिर्फ हम उसके कंटेंट से परिचित होते हैं, यार इसमें होता क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, प्रश्न कैसे, ये बात समझ पा रहे हो? तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विचारों से लदी गाड़ी को आर्थिक अव्यवस्था ने प्रज्वलित कर दिया। सभी लोग सोचिए और ट्राई करिए और बताइए कौन कौन बताना चाहेगा, बताइए। हम्म। हम्म। ठीक है, आप। अच्छा, एक सलाह, क्या ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आएगा, एक सलाह यह है कि प्रश्न की जैसी भाषा रहे, उत्तर की वैसी ही भाषा रखनी, उससे अलग कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सुनना है मुझे, सिर्फ प्रश्न की भाषा के अनुसार उत्तर देना। हाँ, और कौन देना चाह रहा है? विचारों से लदी गाड़ी का मतलब यह है कि फ्रांस में एक बौद्धिक क्रांति हो चुकी थी, दार्शनिकों ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि फ्रांस के लोगों को क्या लगने लगा था, जो कुछ है वो शोषणकारी है और उसको बदलना पड़ेगा। और इसमें आग किसने लगा दी? आर्थिक अव्यवस्था या तात्कालिक कारण। अभी हम सिर्फ प्रश्न देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि प्रश्न आता कैसे, और ज्यादातर प्रश्न यहीं से आएंगे, समझिएगा ध्यान से, ज्यादातर प्रश्न 99% सवाल कारणों में से यहां से आएगा, और भी बनेगा, भी मैं बताता हूं जस्ट। अगर फ्रांसीसी लोगों ने 1789 के पूर्व के वर्षों में दर्शन का विषपान किया था, अब आप विषपान मतलब विष, अब आप ये मत सोचने लगिएगा कि कौन सा जहर कहां पिया, कहां नीला पड़ा, कहां काला पड़ा, ये सब नहीं सोचना है। ये सब सोचोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। एक लाइन में अगर मैं इस प्रश्न को बदल दूं, तो प्रश्न को बदलने का मतलब यह है कि फ्रांस में क्रांति के पूर्व बौद्धिक क्रांति हो चुकी थी।
प्रश्न का मतलब क्या है? क्रांति के पूर्व बौद्धिक क्रांति हो चुकी थी। समझ पा रहे हो? अब ध्यान से समझना, जब प्रश्न देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कहां वाला की पॉइंट पे हमें ज्यादा जोर देना है। पूरे मैटर का की पॉइंट निकाल के थोड़ी कुछ कर खुश होना है, पूरा मैटर को पढ़ना है बार बार। जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां के की पॉइंट को एकदम लिखना है, 100 बार सोचना है, डिस्कशन करना है। जैसे देखो, यदि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। अब मुझे बताओ, इस प्रश्न को अपने से बताओ, जो भी समझ पा रहे हो बताओ। कौन बताएगा? बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? कुछ लोग तो चलिए, जैसे आप नहीं है मेरे ख्याल से, चलिए आपसे मैं नहीं वो कर रहा हूं, और लोग क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? बताइए। अच्छा, अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं, हाँ प्लीज। बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, कुछ चीजें और इसी माध्यम से बताता हूं। मैं इस पे फिर आऊंगा आज, अभी इसको जस्ट छोड़ के मैं और चीजें बताऊंगा, ताकि पूरा टॉपिक पढ़ लो एक बार, फिर उससे शुरू करेंगे कि आओ क्रांति के कारण देखते हैं, उससे संबंधित सवाल देखते हैं। अब बताओ कौन सा की पॉइंट निकाले, हम करेंगे। अब देखो ध्यान से, पहली चीज तो इस सवाल में रूसो के विषय में बहुत नहीं लिखना। ये एक सांकेतिक सवाल है कि दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती। अब तुम्हें कुछ चीजें और तुम्हारी भ्रांतियां दूर करते हैं। अब देखो, मान लो एक सवाल है, यदि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। इस सवाल में मैं टेल अलग अलग लगाता हूं। टेल का मतलब लास्ट में अलग अलग, जैसे लिखता हूं कमेंट, वर्णन करें, विवेचना करें, या डिस्क्राइब, कमेंट, कुछ ऐसा लिख देता हूं। दूसरा लिख देता हूं आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, मूल्यांकन करें, कुछ भी ऐसा लिख देता हूं, क्रिटिकली इवैल्यूएट। अब ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सवाल में इस तरह के वर्ड जुड़े होंगे और दूसरा इस तरह के वर्ड जुड़े होंगे, ठीक? अब मैं एक चीज कहता हूं कि 100 शब्द में मान लो प्रश्न लिखना है, मतलब कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैं ले रहा हूं, 100 शब्द में यह प्रश्न लिखना है। एक तरफ है वर्णन, डिस्क्राइब, कमेंट, इस तरह के, एक तरफ है क्रिटिकली इवैल्यूएट, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, इस टाइप का। सुनना ध्यान से। तो जब वर्णन करना हो कि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, तो सबसे पहले वर्णन कर दो, उस वर्ड का वर्णन कर दो कि इस कथन के अनुसार दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती, वो क्या लॉजिक देते हैं? दार्शनिकों ने फला फला काम किया, सीधा सीधा वर्णन कर दीजिए। कितने शब्द में? 90 शब्द या 80 शब्द में। इसको 80% सीधा वर्णन कर डालो। लेकिन जब निष्कर्ष लिखो 20 शब्द में, तो कहो ऐसा नहीं है कि दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती। जो बात 1789 में महत्व रखती थी वो थी संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियां या फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां। निष्कर्ष में ये डाल दो बस। निष्कर्ष में कभी भी टू द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट, मतलब कहने का मतलब यह है कि सोच के वही चीज रिपीट मत करो। अतः सिद्ध होता है कि, जैसे बच्चे लिखते हैं ना, वो शुरू से आदत होती है उसी प्रश्न को ही रिपीट कर देते हैं, वो मत लिखो। कुछ नए पक्ष खोलने का प्रयास करो। नया पक्ष खोल दिए 20 शब्द में, उससे एग्जामिनर को समझ जाएगा कि बच्चा
हाँ, क्योंकि कमेंट करने के लिए कहा गया था उस पे कि ये किस संदर्भ में दिया गया, कमेंट कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन साथ में भी बता दिया कि भैया ऐसा नहीं है कि क्रांति नहीं होती। जो बात महत्व रखती थी वो थी संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियां, और इसको दार्शनिकों ने नहीं पैदा किया था। लेकिन अगर इसी प्रश्न को दूसरी तरह लिखा हो, समीक्षा करिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तो सबसे पहले तो बता दो कि ये जो स्टेटमेंट है कि दार्शनिक नहीं होते, क्रांति नहीं होती, उसको 50 से 60 शब्दों में बता दो, यानी 50 से 60% में बता दो, और 40% में उसका दूसरा पक्ष भी विस्तार से लिखो कि वो क्या लॉजिक देते हैं, उनका क्या लॉजिक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो लिखना तो सब कुछ है, बस प्रपोर्शन बदल जाए। और लकीर के फकीर तुम मत बनो कि नोट्स देख रहे हैं, कमेंट में क्या लिखा जाता है, डिस्क्राइब में क्या लिखा जाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या लिखा जाता है, मूल्यांकन में क्या लिखा जाता है। कभी नहीं कर पाओगे। वैसे मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, हर जगह आपको बताऊंगा कि यहां ये होगा, वहां वो होगा। इतना कम समय होता है, इतना कम, सब बत्ती गुल हो जाए। याद नहीं करोगे कि अच्छा इसमें ये वर्ड है, ये लिखा। इनफैक्ट दो ही नेचर के सवाल होते हैं, एक जो सीधे सीधे डिस्क्राइब करने होते हैं, एक क्वेश्चन के बियॉन्ड भी देखना होता है। बियॉन्ड का मतलब कि जैसे समीक्षा, आलोचनात्मक मूल्यांकन में एक और चीज पे विचार करना कि क्या वाकई अगर दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती। सबसे पहले यह बताना है कि दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती 50 से 60%। फिर सोचना कि क्या वाकई दार्शनिक नहीं होते तो क्रांति नहीं होती, उसको भी 40% में बताना। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो हम सवालों पे आएंगे, आराम से आएंगे, और भी आएंगे। मैं कुछ चीजें आपको कहूंगा, यहीं पे लिखो जरा, अभी वो सब करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कारक। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें आपको और सिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, कि आपको फ्रांसीसी क्रांति का परिचय लिखना है। परिचय, ठीक? तो लिखिए जरा सा परिचय, फ्रांसीसी क्रांति का परिचय लिखिए। एक चीज का एहसास आपको कराना चाहता हूं मैं। फ्रांसीसी क्रांति का परिचय अपने से जो भी समझ में आ रहा है, आप चार्ट खोल लीजिएगा कारकों वाला, जो भी ऐसा। परिचय लिखने की अपने से कोशिश करो, सभी लोग लिखने की कोशिश करो। मतलब अभी शब्द मत सोचो 20, 30, 40, 50। अब ये 100, 150 शब्द में परिचय मत लिख देना, जितने में सवाल पूरा आएगा तो पता लगा उतने में परिचय लिख दिया। अभी शब्दों को बहुत ज्यादा माइंड मत करो, बस लिखो परिचय। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझो। पहले अभी सिर्फ एक ऐसे परिचय नुमा शुरू कर रहा हूं, फिर आगे और भी सवालों में बताऊं। जब भी आज तक सभी लोगों ने एक आध टेस्ट दिया है, कोई भी, मेरा नहीं, कहीं भी टेस्ट दिया है ना? ऐसा तो नहीं कोई जिसने कभी नहीं लिखा हो टेस्ट, कोई ऐसा है? कुछ ना कुछ टेस्ट दिया है। जब टेस्ट देने जाते हो और प्रश्न तुम्हारे सामने आते हैं, तो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? शुरुआत कैसे करें? एक बार शुरू हो जाता है तो फट 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 चले जाते हो। सुनना ध्यान से मेरी बात। अच्छा, अगर बढ़िया शुरू हो गया तो आगे प्रश्न जुड़ता चला जाता है। गड़बड़ शुरू हो गया तो बीच बीच में याद आता है, यार वो छूट गया, अब इसको कैसे शामिल करें, उसको कैसे शामिल करें। एक लाइन में बॉटम लाइन ये है कि आप सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी फेस करते हैं वो प्रश्न को शुरू करना, और एक बार शुरू हो जाता है तो बहुत बढ़िया से प्रश्न लिखा जाता है, ठीक? तो यानी प्रश्न की शुरुआत। अब किसी भी प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे वो तो मैं अभी इसमें डिस्कस करूंगा ही, लेकिन अभी चूंकि फ्रांसीसी क्रांति, मान लो फ्रांसीसी क्रांति का परिचय लिखना। अब किसी भी चीज का परिचय लिखना, जैसे मैंने अभी यहां एक टास्क दिया कि फ्रांसीसी क्रांति का परिचय लिखो, ठीक? तो इतिहास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम और प्लेस। क्या? टाइम और प्लेस, कब और कहां। मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं टाइम कहूं और प्लेस कहूं, सुनना ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम फ्रांसीसी क्रांति पे 10 किताब पढ़ लो, इतने दिन से भी मैं फ्रांसीसी क्रांति का कारक वारक बता डाला, लेकिन लिख नहीं पा रहे हो ना ठीक से।
10 किताब पढ़ लो, मैं 10 दिन तक पढ़ाता रहूं फ्रांसीसी क्रांति, लेकिन लिखना अलग चीज है, उसका परिचय 100 किताब पढ़ डाल। लिखना एक स्किल वाला मुद्दा है जो सीखना है आपको, समझिएगा, स्किल का मुद्दा है। और एक चीज और, स्किल लगातार करने से आती। जैसे मान लो तुमने साइकिल सीखना चालू किया, कार सीखना, बांसुरी बजाना सीखना चालू किया, मतलब बांसुरी बजाना सीखना चालू, 4 दिन बजाए उसके बाद छोड़ दिए, 2 महीने बाद फिर उठाओगे तो उसी तरह बेसुरे रहोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे? मान लो बीच में फिर 3 महीने छोड़ दिया, कभी सीख पाओगे जीवन में? नहीं। तो एक लाइन में यह समझना है कि प्रश्न लिखना स्किल का मुद्दा है और ये कंसिस्टेंटली आएगा। मतलब अगर टच में रहोगे तो, छोड़ दिया तो नहीं आए। और उसको मैं कम समय में आपको कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी टेक्निक बताऊं कि जिससे बढ़िया लिख सकूं। तो छोड़ना नहीं है पहली चीज, एक चीज दिमाग में रखना, रोज 15 मिनट लिखना है, 15 मिनट ही लिखो, कम लिखो, एक सवाल लिखो, एक भूमिका लिखो, लेकिन लिखो। अब सुनो ध्यान से, तो इतिहास में टाइम और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम का मतलब कब और प्लेस का मतलब कहां, ठीक, और क्यों। इसको रट्टा नहीं है, बस ऐसे ही कि ये घटना कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, और कई बार उसका परिणाम क्या रहा। समझना ध्यान से, ठीक है। अब अगर फ्रांसीसी क्रांति का परिचय लिखना हो, ध्यान से सुनो, तो कब हुआ, तो 1789, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आनी ही चाहिए। अच्छा, यहां प्लेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति लिख रहे हो फ्रांस में ही हो, तो ये चीज यहां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। क्यों हुई अभी हम इस पे बात करते हैं, कारण जो आपने पूरा चार्ट बनाया है, ठीक। परिणाम में कुछ बच्चों ने लिखा है, चूंकि वो मुझे लग रहा है पढ़े हुए हैं, बाकी को अभी दिमाग में इसलिए नहीं आएगा, लेकिन मैं एक लाइन में बता देता हूं। परिणाम समझो, आगे तो तुम खुद ही बहुत बढ़िया लिखने लगोगे। एक लाइन में समझो कि पूरे यूरोप में ना सदियों से जो है निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक विशेषाधिकार, अर्थव्यवस्था, सब ऐसे ही था पूरे यूरोप में। इस क्रांति ने क्या किया, उसको बदल डाला, न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में, और एक आधुनिक यूरोप के नव निर्माण की आधारशिला रखी। मैं क्या कर रहा हूं, आधुनिक यूरोप के नव निर्माण की आधारशिला रखी। इसके बाद हर जगह क्रांति होने लगेगी। अभी नहीं पढ़े हो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बस बता दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए आधुनिक यूरोप के नव निर्माण की आधारशिला रखी। अब देखो, तुम्हारे पास कंटेंट आ गया, यानी तुम्हें फ्रांसीसी क्रांति के परिचय में कब, कहां, क्यों और परिणाम लिखना। अगर तुमने वर्ष से शुरू किया तो वाक्य अच्छा नहीं बन पाएगा। स्किल समझो, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिसने भी शुरू किया वो वाक्य आगे फंस जाएगा, उसका वाक्य स्मूथ नहीं बन पाएगा। पहली बात, शुरू कहां से करना है, कारणों से, हमेशा कारणों से। जब भी वाक्य बनाओ, कारण से किसी चीज के शुरू करो, बहुत शानदार वाक्य अंतिम में बन जाएगा, ठीक। कारणों को लिखने में कभी पूरा वाक्य नहीं बनाएंगे, अगर बहुत ज्यादा चीजें हैं तो कॉमा दे दे के लिखते जाएंगे। देखो, सुनना ध्यान से, पहले मैं चार्ट खोल लूं ताकि आपको समझिए ध्यान से। देखो, ये फ्रांसीसी क्रांति के कारक है। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों को छोड़ दिया था कारकों में। अब देखो, मैं शामिल करता हूं, मैं परिचय बनाता हूं। फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयों, कॉमा या प्लस, मतलब वहां प्लस मत करना, वहां कॉमा ही देना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयों, कॉमा, दार्शनिकों की भूमिका। अच्छा, लिखना चाहो, अगर स्कोप बड़ा है लिखने का, कम है, अगर बड़ा है तो मान लो तो ब्रैकेट में राष्ट्रीय जीवन की बुराइयों के सामाजिक राजनीतिक शॉर्ट में ऐसे लिख दो, कॉमा, दार्शनिकों की भूमिका, कॉमा, बाह्य प्रभाव एवं आर्थिक संकट के विस्फोट के कारण 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसने आधुनिक यूरोप के नव निर्माण की आधारशिला रखी। फ्रांसीसी क्रांति का परिचय क्या हुआ, सुनो फिर से ध्यान से। फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयों, दार्शनिकों की भूमिका अथवा बौद्धिक आधार, कॉमा, बाह्य प्रभाव, ब्रैकेट में चाहो तो इंग्लैंड अमेरिका का मुख्यतः प्रभाव, कॉमा, आर्थिक संकट के विस्फोट के कारण फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई, जिसने
आधुनिक यूरोप के नवनिर्माण की आधारशिला रखी। 2 लाइन में परिचय। समझ पा रहे हो? अगर 1789 से ही चालू कर दिया तो वाक्य ठीक से नहीं बन पाएगा 95% केसेस में। तो कहां से शुरू करेंगे? कारणों से। कुछ बेटर फील हो रहा है? सभी लोग बोल के दिखाइए मुझे। चार्ट बेशक देख लीजिए, अपने मन से बोलो। एक परिचय लिखना नहीं, बोलना है। सोचो जो मैंने बताया है और बोलो। कोई भी अपने मन से सोच के बनाओ ना फ्रांसीसी क्रांति। फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करो, अपना भी दिमाग लगा लो। हाँ बताओ। हाँ हाँ, सोचो सोचो, कलम नहीं उठानी है। हाँ 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 हाँ, सोच लीजिए सोच लीजिए। हम्म हम्म। अब देखो ध्यान से, गलती तुमने क्या की। और या तथा अंतिम में लगाना है, बाकी सब जगह कामा कामा लगाना है। समझे ना? यही सब तो इसके, ये क्या है? ये कोई मैं इतिहास थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, फ्रांसीसी क्रांति नहीं पढ़ा रहा हूं। ये स्किल है। और मेरी दूसरी बात दिमाग में रखना, स्किल लगातार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से आएगी। कुछ दिन बाद तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, मेरी बताई हुई चीजों के साथ अपनी भी चीजें डेवलप कर लोगे और शानदार लिखने लगोगे। जाके यूट्यूब पे 100 नहीं 1000 वीडियो देख लेना टॉपर्स के, वो यही कहेंगे। उनसे कोई इंटरव्यू लेगा, अच्छा पहली बार में आपका क्यों नहीं हुआ था, या क्यों 900वीं रैंक आ गई थी इस बार तो आपने 10वीं रैंक मार दी, ये मार दी। एक ही जवाब होगा, पहली बार मैंने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की थी, सवालों को लिखा नहीं था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। समझिए ध्यान से। पढ़ना एकदम अलग चीज है। फ्रांसीसी क्रांति पे 100 किताब पढ़ डालो, सवाल नहीं लिख पाओगे। देखो दो चीज बता रहा हूं। एक बच्चा जिसने सिर्फ 250 शब्द पढ़े फ्रांसीसी क्रांति पे और शानदार तरीके से लिखना जानता है। दूसरा 250 किताबें पढ़ी, अचानक से सवाल आ गया, कभी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं किया। एक आईएएस बन जाएगा, तुम 250 किताब पढ़ के कॉलर खड़ा करके टहलते रहोगे, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन आईएएस नहीं बन पाओ। समझ पा रहे हो? हाँ, और कौन बोलना चाह रहा है? हाँ बताइए तुम। गुड। अब देखो, हाँ, और मतलब उसको बाद वाला थोड़ा और कॉम्पैक्ट कर सकते थे। ये धीरे धीरे तुम्हें खुद डेवलप हो जाएगा जो लिखेगा। ठीक है, हाँ। गुड। अब देखो इन्होंने दूसरी तरीके से शुरू किया। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, आप लोग बताने लगते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मुझे पढ़ाने लगते हो। मुझे कंटेंट थोड़ी जानना है, कंटेंट तो बहुत है आपके पास, कंटेंट थोड़ी जानना है मुझे। हाँ
1789 भूल गए ना? चलो छोड़ दो, सुनो, मेरा उद्देश्य ये नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि वो अभी तो चलो हमने शुरुआत की, हर प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे मैं ये भी तुम्हें सिखाऊंगा। कोई भी प्रश्न आए तो उसको कैसे इसको शुरू करना है, इस चीज को भी, जो सबसे बड़ी समस्या होती है किसी की भी, आप इतना जूझिए प्रश्नों के साथ कि आप एकदम उसके मास्टर हो जाइए। समझ पा रहे हो? लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि ये बांसुरी सीखने जैसा, जितना सीखोगे उतना मधुर होगे और जितना छोड़ोगे उतना बेसुरे हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? अभी हम आएंगे इस पे, अभी तो हम सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है ना? तो क्रांति के कारक अभी तक हम पढ़ रहे थे, ठीक। अच्छा, ये मैं जो 1-2 दिन तक कर रहा हूं जो भी, उस बीच इसको एकदम अच्छे से पढ़ डालना। मैं बताता जाऊंगा, हर चीज बताता जाऊंगा। जब रोज मैं लेक्चर ले लूं उसके बाद जाके उसको और अच्छे से पढ़ो। 5-6 दिन बाद आप समझ ही रहे हैं, ये देखिए जितना प्यार से इसको देखेंगे उतना अपनापन इसके साथ हो जाएगा। होता है कि नहीं? अटैचमेंट। हाँ, ठीक, बहुत बड़ी। न सिर्फ यूरोप कहने के बजाय न सिर्फ फ्रांस, बल्कि विश्वव्यापी प्रभाव डाले, ऐसा कुछ कई विश्वव्यापी स्थायी प्रभाव छोड़े, जो कि आगे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा, ठीक है ना? अभी मैंने कहा ना वो पढ़े नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उधर जा नहीं रहा हूं। वो पढ़ लोगे तो तुम खुद ही सोच सोच के और चीजें बताओगे। अभी तो बहुत लिमिटेड पढ़ा है आपने। तो आपने जो आप जिन्होंने जिन्होंने परिचय लिखा था, आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कुछ चीजें मिसिंग थी। जैसे कई लोगों ने वर्ष छोड़ दिया था, कहीं कहीं टाइम रिप्लेस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसी किसी चीज में, समझिएगा ध्यान से। तो अभी तो खैर हम बस शुरू किए हैं, प्रश्नों को भी हम बाद में देखेंगे। पहले इस पूरे जितना भी बुकलेट है उसके सारे कंटेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? अब हम एक उधर पढ़ेंगे, चरण जरा सा देखते हैं। चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ चीजें। चरण कहां से है? पेज नंबर 12 से। कोई ऐसा भी है जिसने एक बार पूरा बुकलेट एक मोटे तौर पे देख लिया? कुछ पूछूंगा नहीं, मतलब अभी तक नहीं देखा था, थोड़ा ज्यादा है ना, मतलब हाँ, इतने महान नहीं है। अरे महान बनना भी नहीं, जितना जमीन से जुड़े रहो उतना ही अच्छा। हाँ, महान एकदम बनने की कभी चेष्टा करना भी मत। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ये 59 पेज है, आज तो देख ही लोगे, 40 पेज तक आपने देख ही लिया है, ठीक है ना? तो कल तक या परसों तक मोटा मोटा ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी, और 30-40 तरह के प्रश्नों को भी हम तब तक इकट्ठा कर लेंगे, और फिर आसानी से फिर से हम लौटेंगे कि आओ अब शुरू करते हैं। बताओ, एक एक प्रश्न उठाओ और कैसे लिखें, क्या करें। और आपको भी बुलाएंगे, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। कहाँ कहाँ बुलाऊंगा ये भी बता देता हूँ। कह दूंगा आओ जरा दार्शनिकों की भूमिका पे कुछ बोलो, और बोलना है और समझाना नहीं है, ऐसा बोलना है कि प्रश्न लिख रहे हो, इसका मतलब ये, मतलब वो, और ये वो नहीं चलेगा, एकदम उसी तरह बोलना है। कह दूंगा वाह्य प्रभाव एक्सप्लेन करो, बीच में कुछ और मन आएगा किसी का, वो पूछ लेगा। पूछने का मतलब प्रश्नों के इर्द गिर्द पूछना है, जबरदस्ती नहीं पूछना, ताकि आप एकदम उसी व्यवस्थित तरीके से बोलें। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के विषय में कुछ पूछ लूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, या ऐसी कुछ चीजें, तमाम मुद्दे समझिए ध्यान से। मैं नॉर्मली बच्चों को मुद्दे दिखाता नहीं, खाली आपको तो खैर शीट मिली, उस पर लिखा ही है ये सारे मुद्दे हैं, और ये सब आपके टिप पे होंगे, सारे ये सारे मुद्दे हैं और सब आपकी टिप पे होंगे। आप इनमें से किसी पे भी प्रश्न लिखने की स्थिति में रहेंगे, ठीक। फिर जब पूरा टॉपिक समझ लोगे, प्रश्नों को भी देख लोगे, तब हम फिर डिस्कस करेंगे कि बताओ कहां कहां तुम्हें की पॉइंट्स की जरूरत है, और उन की पॉइंट्स पे ही ध्यान देना, बाकी को कहानी किस्सों की तरफ पढ़ना है ताकि कॉन्फिडेंस आए। समझ गए? ठीक है, खैर तो चरण पे हम लोग चलते हैं, ठीक है? ध्यान से सिर्फ सुनना।
फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न चरण। देखो, सिर्फ सुनो ध्यान से और समझो। अच्छा, बिना संकोच के अपनी जो राय होगी, चूंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, अब ये मत सोचना सर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, मेरी आदत है कुछ ना कुछ करते रहने की। हाँ, तो और आगे भी कुछ आपको वीडियोस जो बताऊंगा या अभी आपको उसका महत्व भी समझ में आए। ठीक, तो बिना संकोच के, जैसे कल एक बच्चे ने कहा, एक दो लोगों ने की पॉइंट्स वाली बात, तो वो भी हम करेंगे अपना सब। ठीक, चरण देखो। पहली चीज तो एक चीज जानते ही हो कि फ्रांसीसी क्रांति कोई घटना तो थी नहीं जो 1789 में घटी हो और फिर खत्म हो गई हो। ये एक प्रोसेस था जो लंबे समय तक चलता रहा। इतनी बात क्लियर। तो ये विभिन्न चरणों से होकर गुजरी, विभिन्न चरणों से। अच्छा, एक चीज और समझना, फ्रांसीसी क्रांति खुद नहीं कह रही थी कि मैं दूसरे चरण में जा रही हूं, तीसरे में जा रही हूं, चौथे में जा रही हूं। वो तो बस ऐसे बढ़ती जा रही थी। समझना ध्यान से, ऐसे चल रही थी फ्रांसीसी क्रांति। वो तो हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए बांट लिया है। जब जब उसका स्वरूप बदला, हमने कहा ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ध्यान से सुनना। तो हमने इसके चरणों को अपने अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा। और क्यों बांटा? क्योंकि जहां जहां स्वरूप में परिवर्तन आया उसको बांट लिया। इतनी बात क्लियर। अब देखो ध्यान से, क्रांति कब हुई? 1789 में। ध्यान से सुनना। ठीक, 1789। 1789 के पहले फ्रांस में क्या था? निरंकुश राजतंत्र था। ध्यान से सुनना। अच्छा, ये सब मैंने अपने लिए लिखा है आपको समझाने के लिए, तो अभी ये मत देखना। क्रांति की शुरुआत कब हुई ये समझ गए, हमने अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजन किया है भी समझ गए। ये वाला कुछ देर बाद समझ जाओगे, घबराओ मत। ठीक, 1789 के पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र का मतलब समझते हो? पक्का? ठीक। अब देखो, जब क्रांति हुई तो सबसे पहले क्रांतिकारियों ने क्या किया? एक संविधान बनाया, नियम कानून बनाया। ठीक, और वो संविधान बना के राजा की शक्तियां सीमित कर दी। कैसे सीमित की? जैसे शक्तियों के पृथक्करण को कर दिया। कहा अब राजा में सारी शक्तियां नहीं रहेंगी, विधि ये बनाएगी, संस्था कार्यपालिका ये होगी, न्यायपालिका ये होगी। तो शक्तियों का पृथक्करण लागू कर दिया। नागरिकों के ढेर सारे अधिकारों को लागू कर दिया, अधिकारों की घोषणा कर दी, तमाम चीजें कर दी। तो संविधान बनाकर राजा की शक्तियां क्या कर दी? सीमित कर दी। तो देखो, निरंकुश राजतंत्र बेसिकली अब कन्वर्ट हो गया किसमें? संवैधानिक राजतंत्र। एक एक शब्द हम ध्यान से समझेंगे, सुनना ध्यान से। संवैधानिक राजतंत्र में दो शब्द, राजतंत्र का मतलब राजा है, और संवैधानिक राजतंत्र, लेकिन संविधान बना के राजा की शक्तियां क्या कर दी गई? सीमित। इसको इंग्लिश में दो चीजें कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या लिमिटेड मोनार्की। देखो, ब्रिटेन में अगर थोड़ा बहुत सुन रखे हो तो वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी मोनार्की है, वहां राजा है, राजशाही है, लेकिन संविधान ने संसद को इतनी शक्तियां दी कि वो बेसिकली रबर स्टैंप है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, यानी आप देखिए, इस शब्द प्रथम चरण में फ्रांस था संवैधानिक राजतंत्र। इसमें दो शब्द हैं, संविधान और राजतंत्र, दिमाग में रखना। ठीक, यानी यहां राजा अभी जिंदा था। अब देखो, एक शब्द आगे आएगा, उग्र गणतंत्र। सुनना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, एक चीज होती है राजतंत्र और एक होती है गणतंत्र। एक चीज हमेशा समझते रहना, राजतंत्र में क्या होता है? जो भी हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, सुनो ध्यान से, हेड ऑफ द स्टेट, HOS, HOS स्कूल में भी होते हैं HOS बोलते हैं उनको। खैर, हेड ऑफ द स्कूल, खैर, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे मान लो राजतंत्र है लुई 14, उसके बाद लुई 15 आ गया, लुई 16, हेड ऑफ द स्टेट उसी के वंश के लोग बन रहे हैं। लेकिन गणतंत्र में एक चीज होती कि हेड ऑफ द स्टेट जनता का आदमी, जनता से कोई भी बन सकता है। अगर मैं कहूं कि ये फ्रांस है और कुछ समय के लिए मुझे मान लो मैं लुई 14 हूं और राजतंत्र है, तो इसके बाद लुई 15, लुई 16 हेड ऑफ स्टेट हो। लेकिन फ्रांस अगर गणतंत्र हो जाए तो कभी ये हेड हो सकते हैं, कभी ये हेड हो सकती हैं, कभी कोई हेड हो सकता है, कोई भी हो सकता। तो राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर समझे कि नहीं, पहले ये बताओ।
राजतंत्र में हेड ऑफ द स्टेट राजा का बेटा ही राजा बनेगा। किस मूवी का डायलॉग था? सुपर 30 का। हाँ हाँ, लेकिन आगे चल कर नहीं चलेगा। और विश्व इतिहास में कहीं भी एक नियम सुन लो, गणतंत्र शब्द देखना तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि राजा गया। तुरंत दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? राजा गया। ये नियम है, कहीं दिमाग में बिठा लेना। जैसे मान लो अगर कहीं मैं कह रहा हूं चीन की गणतंत्रात्मक क्रांति, एक शब्द बोला मैंने, रिपब्लिक रेवोल्यूशन ऑफ चाइना, गणतंत्र आया मतलब वहां राजतंत्र मांचू डायनेस्टी चला गया। अभी पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ ध्यान से सुनो। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, इट मींस कोई राजा रहा होगा, उड़ा दिया गया, हटा दिया गया। कहीं भी गणतंत्र देखोगे, वियतनाम में गणतंत्र देखोगे, इंडोनेशिया में देखोगे, कहीं भी गणतंत्र देखो, जहां भी पूरे विश्व इतिहास में पढ़ रहे हो, अगर गणतंत्र आया मतलब राजा गया। यानी पहले वहां राजा और उसके वंशज शासन करते थे, अब जनता ने शासन ले लिया। ये नियम है, ठीक? अब सुनो ध्यान से। फ्रांस में संविधान बना, राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई। अच्छा, राजा भी उसको चैन था नहीं, बेसिकली क्या कर रहा था, अपने आसपास जो रिश्तेदार हैं, राजाओं के रिश्तेदार रहते थे ना पूरे यूरोप में, बेटी की शादी हुई है, किसी के बेटे की शादी हुई है, हाँ, तो सब इकट्ठा कर रहा था इधर उधर। जब इकट्ठा कर रहा था तो क्रांतिकारियों ने कहा ये तो अब ज्यादा उड़ रहा है, इसको निपटाना पड़ेगा। निपटा दिया। अगले चरण में अगर देखोगे तो फ्रांस क्या हो गया? गणतंत्र। नहीं, अभी सिर्फ यही ध्यान देना है, मैं जो बता रहा हूं सिर्फ ध्यान से सुनो, एंजॉय करो, तो सब धीरे धीरे समझ जाओगे। तो गणतंत्र का मतलब क्या होगा? यहां राजा चला गया, और चला गया मतलब गिलोटिन कर दिया उसका। गिलोटिन कैसे किया जाता था? देखिए ध्यान से, आप पॉलिटी में भी गिलोटिन पढ़ते हैं, पॉलिटी में गिलोटिन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अब देखो गिलोटिन में, देखो ये देख रहे हो ऊपर, ये देख रहे हो कटर लगा है, कटर ऐसे आया, खचाक, हाँ ये देख रहे हो ना, हाँ? अब ध्यान से सुनो, अब ये मत सोचना कि ये फ्रांस में ही शुरू हुआ था, ये अमेरिका, यूरोप, हर जगह होता था, लेकिन फ्रांस में ज्यादा पॉपुलर बना दिया गया। जब किसी चीज का बहुत उपयोग कर दो तो पॉपुलर हो जाती है, हाँ, तो फ्रांस वालों ने इसको पॉपुलर बना दिया था, गिलोटिन, ठीक? और आप जब पॉलिटी भी पढ़ेंगे, किसी को पता है पॉलिटी में गिलोटिन का क्या मतलब होता है? तो तुम्हें थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। खैर सुनो ध्यान से, जो चीज मैं मेन बता रहा था समझिए ध्यान से। देखिए, अच्छा नीचे ही है ना, तो द्वितीय चरण का जो नाम है, ये बहुत ध्यान देना, जो नाम है वो है उग्र गणतंत्र। उसमें दो शब्द, तो गणतंत्र का मतलब राजा गया, और चूंकि इस समय जो फ्रांस की कमान थी वो कुछ उग्रपंथी लोगों के हाथों में थी, इस वजह से हमने इसको कहा उग्र गणतंत्र। अभी मैं एक एक करके बात करूंगा। अच्छा, अब देखो आगे गणतंत्र है उदार गणतंत्र, तो इसका शब्द का मतलब क्या समझना है कि गणतंत्र अभी भी है, ठीक, लेकिन अब जो फ्रांस की कमान है उदार लोगों के हाथों में, ठीक। आगे देखो नाम है तानाशाही एवं साम्राज्यवादी चरण, यानी कोई तानाशाह यहां आ गया है फ्रांस की कमान लिए हुए। तो अगर देखो ध्यान से, तो क्रांति के पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, फिर संवैधानिक राजतंत्र आया, फिर उग्र गणतंत्र आया, फिर उदार गणतंत्र आया, फिर तानाशाही और साम्राज्यवादी चरण आया। देखोगे तो स्वरूप बदलता जा रहा। इसी वजह से अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको विभिन्न चरणों में बांट लिया। ये बात समझ गए? अभी एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक। तो अब जरा सा अपना ये खोलो, जरा सा जो भी पेज नंबर 12 है, जरा सा खोलो पेज नंबर 12। पेज नंबर 12, सिर्फ 12 वाला जरा पढ़ो थोड़ा सा, फिर बताता हूं। 12 वाला पढ़ लो सिर्फ पहले।
उसमें चार्ट छोड़ देना, और टाइमिंग भी छोड़ देना। अभी मैं टाइमिंग बस क्लियर कर दूं। संवैधानिक राजतंत्र नाम क्यों, बस ये पढ़ा? अच्छा, पढ़ लो पढ़ लो। एक चीज और बता दूं, फिर जरा सा कर लेना, ठीक? जो कि हम हर चरण में देखेंगे, ध्यान से सुन, जरा सा सुन लो। फिर पहला चरण, पहले चरण में हमें क्या देखना है जरा समझो, फिर इसको देख लेना आराम से। सॉरी, यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि पहले चरण का ये नाम क्यों है, इसको हम समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात समझेंगे कि इस चरण में फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये समझेंगे हर चरण में। दूसरे चरण में भी यही समझेंगे, तीसरे में भी यही समझेंगे, चौथे में। तो पहले चरण का ये नाम क्यों है, क्योंकि राजतंत्र मौजूद था, लेकिन संविधान बनाकर इसकी शक्तियां सीमित कर दी गई थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र। क्लियर? ठीक। अब देखो ध्यान से, इस चरण में फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था, यह जरा सा हमें समझना है। तो देखो इस चरण में क्या हुआ था, जैसे मैं कुछ कुछ याद दिलाऊं। सबसे पहले स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, ठीक? स्टेट जनरल ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, राष्ट्रीय सभा। इस राष्ट्रीय सभा ने खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा डिक्लेयर कर दी। संविधान सभा का काम होता है संविधान बनाना। इन्होंने संविधान बनाया, इसके अनुसार इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद आ गई एक लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक? अब ध्यान से सुनो, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये चुन के सपोज आ गई, हालांकि ये स्टेट जनरल की बैठक है। अब समझो, इन वामपंथियों में भी दो टाइप के लोग हैं, वामपंथी, ठीक? एक को बोलते हैं जैकोबियन, दूसरे को जिरोंदिस्त। क्यों इनका कैटेगराइजेशन है? अगर मैं कहूं, मान लो इधर जिरोंदिस्त बैठे, इधर जैकोबियन। जिरोंदिस्त ना, जब राजा कॉन्स्पिरेसी कर रहा था तो जिरोंदिस्त थोड़ा कम उग्र थे, वो कहे यार राजा है अपना, छोड़ो। लेकिन जैकोबियन कह रहे थे ना ना, अब इसको खत्म करना पड़ेगा। राजा एक प्रतीक है, जो सदियों से व्यवस्था चली आ रही है, रहेगा तो कॉन्स्पिरेसी करेगा, इसको उड़ाना पड़ेगा। और अंततः जैकोबियन ने डिसाइड किया कि इसको उड़ा देना। समझना ध्यान से। तो अगर ध्यान से देखो, अब मैं फिर से जरा सा वो चीजें तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। प्रथम चरण में नाम क्यों है, क्योंकि राजतंत्र था, संविधान बना के शक्तियां सीमित कर दी गई। इस चरण में नेतृत्व कौन कर रहा है, तो पहले आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी, पहले हम स्टेट जनरल देखते हैं। स्टेट जनरल ने अपने को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, फिर इसने अपने संविधान बनाने का काम अपने हाथों में ले लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के आ गई। इसमें कुछ लोग राजा के बाएं बैठते थे, कुछ दाएं बैठते थे। दाएं वाले थे क्लोज राजा के, राजतंत्र के समर्थक थे, बाएं वाले थे विरोधी, ठीक, राजतंत्र के विरोधी थे। इसमें भी दो कैटेगरी थी, एक जैकोबियन, दूसरा जिरोंदिस्त। जिरोंदिस्त अपेक्षाकृत कम उग्र थे, राजा के साथ थोड़ा माइल्ड व्यवहार करना चाहते थे। जैकोबियन उग्र थे, जो राजा को उड़ा देना चाहते थे, अंततः उड़ा दिया। तो पहले चरण की ये सब कहानी। तो जरा अब पहला चरण पढ़ो, जो पूरा 12 पेज पे। और उसमें एक शब्द गड़बड़ लिखा है, वो मैं करेक्ट करा दूंगा, लेकिन आप पढ़िए, अपने से ढूंढिए। हाँ,
नहीं नहीं, पहले से ही स्टेट जनरल चालू हो गया था, लेकिन क्रांति और उसके मतलब जैसे 1789 में क्रांति हुई, स्टेट जनरल से ही क्रांति मान लो तो आगे ही एक तरह से कहो बनी। सिर्फ 12 पेज पे पढ़ो, भी आगे मत पढ़ना। 12 पेज पे पढ़ लिया, क्लियर है बात है? नोट्स वाली बात समझे? क्या लिखा है कि इस जो प्रथम चरण में कार्य किए गए उसका विस्तार कहां दिया है? आगे नोट्स में, और नोट्स में भी कहां दिया है? पेज नंबर 14, चाहो तो लिख लो। पेज नंबर 14 पे विस्तार दिया है प्रथम चरण में जो काम किए गए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, कम से कम ऑप्शनल वालों को जानना है और समझना भी है, बहुत शानदार भी है। प्रथम चरण समझ गए? अब ध्यान से सुनो, द्वितीय चरण छोड़ दो, अभी पढ़ो, पहले इधर ध्यान से देखो, एक एक लाइन समझ में आ जाओ। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं इसमें दो चीजें पढ़नी, इसका नाम क्यों है? इसका नाम है उग्र गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब राजा चला गया, पहली बात। उग्र का मतलब इसकी कमान उग्रपंथी विचारधारा वाले लोगों के हाथों में, ठीक, बेसिकली जैकोबियंस के हाथों में थी। कि जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो जनता किसी कठोर हार्ड लाइनर आदमी को, जिसको लगता है कि ये निपट सकता है, सुनना ध्यान से, ठीक, वो ऐसे सॉफ्ट माइल्ड लोगों को नहीं चुनती जनता। जनता की ऐसी एस्पिरेशंस ही होती हैं कि वो किसी मजबूत आदमी को चुनती। अब सुनना, महत्वपूर्ण बात है, पहले चरण में राजा को बनाए रखा गया था, लेकिन हुआ क्या? ये जो पादरी वादरी को मारे पीटे, इसकी संपत्ति जब्त कर लिए, ठीक। अब सुनना ध्यान से, देखो ये फ्रांस है, मान लो यहां फ्रांस है। हुआ क्या कि सब पादरी वादरी भाग के जहां जहां भी शरण मिली वहां वहां शरण ले लिए, ठीक। अब वहां शरण ले ली और बताया ऐसा ऐसा हो गया, और राजा ने अपने लोगों को इकट्ठा करना चालू किया। तो राजा ने जब इकट्ठा करना चालू किया तो लोगों को लगा यही राजा, एक आध बार फ्रांस की सेना हार वार गई, ठीक, लोगों को लगा इसी राजा ने सारे भेद वेद दिए होंगे लोगों को, और इसी वजह से हमारी पराजय हुई। तो अंततः डिसाइड किया गया कि राजा को उड़ा देते हैं। राजा को उड़ा दिया गया, और चूंकि बाहर से चारों तरफ जो फ्रांस के अन्य तरफ देश थे, वो सोचते थे कि यार अगर फ्रांस में क्रांतिकारी सफल हो गए, क्योंकि हर जगह राजा थे, फ्रांस के अलावा यूरोप में हर जगह उसी तरह राजा, उसी तरह समाज, उसी तरह अर्थव्यवस्था, सब कुछ वैसा ही था। तो लोगों ने सोचा कि अगर यार राजा को उड़ा दिया तो कोई भरोसा नहीं कि कल को हमारे यहां भी क्रांति हो जाए। समझिएगा ध्यान से, लुई 16 की जो गर्दन है, सभी राजाओं के पास व्हाट्सएप आ गया था। हाँ, वो इसी गर्दन वाला वो देखा था ना फिगर, वही फिगर टहल रहा था। सारे राजा देख के डर गए कि आज फ्रांस में अगर क्रांति सफल हो गई और क्रांतिकारी सफल हो गए तो होगा क्या कि कल हमारे यहां भी क्रांति होगी, क्योंकि जनता सब जगह उभी हुई थी। निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक विशेषाधिकार, अर्थव्यवस्था सब जगह उभी हुई थी। तो इन लोगों ने मिलकर फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो फ्रांस में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि बाहरी आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। अब अगर उससे निपटना होगा तो क्या कोई उदार आदमी निपटेगा? नहीं, जनता ने कमान किसको सौंपी? उग्र लोगों को। और वो उग्र लोग कौन थे? जैकोबियंस। ध्यान से सुनना, जैकोबियंस, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ ध्यान से सुनो, फिर पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। इन जैकोबियंस का नेता था रोबोस्फियर। इन लोगों ने आतंक का राज्य कायम कर दिया, रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, मतलब खूब गिलोटिन किया। अब गिलोटिन क्रांति विरोधी लोगों का तो किया ही, साथ में अपने विरोधियों का भी कर दिया। समझो ध्यान से, क्या समझे? जैसे मान लीजिए आप किसी जिले के कप्तान बन गए, मान लीजिए एसपी। अब आप वहां क्या जिम्मा आपको सौंप दिया गया कि सारे अपराधियों को उड़ाओ। अब आप सारे अपराधियों को उड़ा रहे हैं, ठीक, लेकिन आपको वहां एक ऐसा व्यक्ति दिख गया जिसने कॉलेज टाइम में आपको पीटा था।
हाँ, तो अभी अपराधी उड़ रहे थे, उसी में एक वो भी उड़ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी सिर्फ क्रांति विरोधी लोगों को नहीं उड़ाया, अपने भी विरोधियों को उड़ाना चालू कर देंगे, नॉर्मल सी बात है। तो जैकोबियंस ने पूरे आतंक का राज्य कायम कर दिया। अब जो चीज मैं और बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, सुनना ध्यान से। जब द्वितीय चरण देखोगे तो तीन बातें दिमाग में रखनी, तीन। इस चरण का ये नाम क्यों है, सुनना, इस चरण का ये नाम क्यों? उग्र गणतंत्र नाम इसलिए है, गणतंत्र मतलब राजा गया, उग्र मतलब उग्रपंथी लोगों के हाथों में इसका नेतृत्व। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो नेतृत्व परिवर्तन का कारण क्या है, क्यों उग्रपंथी विचारधारा वाले लोगों के हाथों में नेतृत्व आया? क्योंकि फ्रांस के ऊपर ऐसी स्थिति बन गई थी कि अब उग्रपंथी लोगों के हाथों में नेतृत्व आ गया। समझ गए? पढ़ो दूसरा चरण सभी लोग, ध्यान से पढ़ो। दौजमे मिला मतलब नोट्स। अच्छा, इस चरण में नेतृत्व परिवर्तन का कारण क्या रहा? हम्म हम्म हम्म। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से, उसको अभी मैं बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने पढ़ा है वो पकड़ लिए हैं। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुन लो। अभी दूसरा चरण को ध्यान से सुनो। जब कार्य पढ़ोगे ना पहले चरण और दूसरे चरण के, कि पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ, तुम्हें एक बात बता देता हूं जिससे तुम आगे रीडिंग लगाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो, मान लो ये फ्रांस के नागरिक हैं सारे, ठीक, इनको वोटिंग राइट दे दिया गया, आप सभी लोग को वोटिंग राइट। लेकिन वोटिंग राइट का आधार क्या है? कि मैं एक वोटिंग राइट बना दूं, सुनना ध्यान से, कि जिसकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है वही वोट दे पाए। क्या समझे? जिसकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है वही वोट दे पाएगा। चलो एक फिगर लेके समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो फ्रांस में 100 लोग हैं, वोटिंग राइट का आधार इनकम बना दिया गया और कहा गया जिसकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है वो वोट दे पाएगा। ऐसे मात्र 10 लोग हैं और 90 लोग क्या हैं, 10 लाख से नीचे वाले हैं, ठीक। यानी वोट देने का अधिकार किसको मिला? 10 लोगों। अब यही लोग आगे चलकर सरकार चुनेंगे। सरकार का मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। समझो ध्यान से, यही लोग आगे चलकर क्या चुनेंगे? सरकार। तो ये बताओ, ये जो सरकार होगी ये 90 लोगों के हिसाब से चुनी जाएगी? सिर्फ 10 लोगों के हिसाब से। फ्रांस में इस सिस्टम को कहा गया, ये है एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन, और ये है पैसिव सिटीजन। अच्छा समझो ध्यान से, ये जो 10 लोग थे वो थे मध्यम वर्ग। ये 10 लोग कौन थे? मध्यम वर्ग। और ये जो थे 90 लोग वो थे किसान व कामगार। अब समझना ध्यान से, अब और अच्छे से समझ पाओ। अब मैं फिर से आता हूं वापस, कहां गया? यहां। चलो मुझे बताओ कि क्रांति किस स्टेट ने किसके किस विरुद्ध स्टेट की थी? थर्ड स्टेट ने की थी। किसके विरुद्ध? फर्स्ट और सेकंड स्टेट। इतना क्लियर है। क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मध्यम वर्ग ने। साथ में किसको ले लिया था? और क्रांति के बाद व्यवस्था क्या बनाई मध्यम वर्ग ने? एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, ये हो गए बाहर। सुनना ध्यान से। और ये हो गए एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन ही फ्रांस में कुछ भी चुना जाए उसको चुनेगा, क्योंकि वोटिंग राइट उसी के पास है। तो सारी व्यवस्था किसके हिसाब से होगी? एक्टिव सिटीजन, मध्यम वर्ग के हिसाब से। तो किसानों और कामगारों को लगने लगेगा यार चीटिंग हो गई भाई साहब, वो भी उग्र हो जाएंगे और उनकी उग्रता को दबाने के लिए भी कठोर लोग चाहिए। समझिएगा ध्यान से, ये एकदम हकीकत है कहीं की भी, ये वर्तमान की भी हकीकत है।
समझिएगा, जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं वो अपना विशेषाधिकार देना नहीं चाहते। और अभी आप इस डिबेट को और पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, समझ पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जब आप पढ़ेंगे सब कार्य, तो सबसे ज्यादा फोकस करना है एक्टिव सिटीजन और पैसिव। कई लोगों ने नहीं ध्यान से पढ़ा होगा, लेकिन अब पढ़ना। समझ में आ रही बात। तो दूसरा चरण जो है, ध्यान से समझो, कहां गया जो हम पढ़ रहे थे। सिर्फ ध्यान से पढ़ो और एंजॉय करो। अभी अभी बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। उग्र गणतंत्र समझ में आया, नाम क्यों है समझ में आया। गणतंत्र है यानी राजा गया, कमान किसके हाथ में है, उग्रपंथी विचारधारा वाले लोग। उग्रपंथी यानी जैकोबियंस, उनका नेता कौन था, रोबोस्फियर। इतनी बात समझ में आई। और नेतृत्व परिवर्तन का कारण क्या था, क्योंकि फ्रांस में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि अब उग्रपंथी लोगों के हाथों में जनता ने नेतृत्व दे दिया। एक तीसरे चरण की बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। रोबोस्फियर ने मचा दिया आतंक का राज्य, जनता ऊब गई। एक दिन जनता ने क्या किया, एक स्पेसिफिक डेट को रोबोस्फियर को पकड़ा, उसी का गिलोटिन कर डाला, और उसके जितने नेता थे सबको पकड़ के उसका गिलोटिन कर डाला। ये चीज हुई थी एक स्पेसिफिक डेट को, और फ्रांसीसी कैलेंडर के अनुसार उसको थर्मिडोरियन फला फला तारीख, रटना मत, इसको कहते हैं थर्मिडोरियन रिएक्शन। क्या कहते हैं, थर्मिडोरियन रिएक्शन। यानी तीसरे चरण में क्या हुआ, तीसरे चरण का नाम क्यों है उदार गणतंत्र, क्योंकि ये गणतंत्र था और कमान उदार लोगों के हाथों में थी। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि जनता इन लोगों से ऊब गई थी और इन्हीं को पकड़ के इनका गिलोटिन कर डाला। फलस्वरूप तीसरे चरण में कौन आ गया, उदार नेतृत्व आ गया। और इस समय नेतृत्व था किसके हाथों में, सिर्फ ध्यान से सुनो, डायरेक्टरी व्यवस्था के हाथों। डायरेक्टरी व्यवस्था, डायरेक्टरी व्यवस्था क्या थी, सिर्फ सुनो ध्यान से, कर लेना। 5 डायरेक्टरों का निकाय था, यानी 5 डायरेक्टर मिलके पूरे फ्रांस की कमान संभाले हुए थे और चला रहे थे। इतनी बात समझ में आई। पहले ध्यान से सुनो, पहले पूरी कहानी सुन लो, फिर एक एक लाइन हम पढ़वाएंगे। अब समझो, जब भी उदार लोग आते हैं तो देश में क्या होता है, वैसे बहुत उदार लोग आ गए तो क्या होगा, सोच के बताओ। वर्तमान में मान लो बहुत उदार लोगों के हाथों में कमान आ गई है, सब भ्रष्टाचार, अलगाववादी ताकतें, ये वो सब, आर्थिक संकट। मजबूत लोग कुछ काम करते हैं मजबूती से, समझना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। तो जो डायरेक्टरी व्यवस्था थी ना, वो ठीक से फ्रांस को हैंडल कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई, सुनो ध्यान से। एक तो जो फ्रांस पे चारों तरफ से आक्रमण हो रहे थे उसको टैकल नहीं कर पाए ये उदार लोग, ठीक। उसके अलावा आर्थिक संकट, बेरोजगारी, तमाम ऐसी चीजों से ये निपट नहीं पाए। और जब ये निपट नहीं पाए तो नेपोलियन ने इस डायरेक्टरी व्यवस्था का कर दिया खात्मा, ठीक। और खुद सत्ता में आ गया, सुनना ध्यान से। और खुद सत्ता में आके उसने एक व्यवस्था की जिसको कॉन्सुलेट व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सुलेट सिस्टम। अब ध्यान से सुनो, ये कॉन्सुलेट सिस्टम क्या था, इसमें 3 कॉन्सुल थे। अच्छा, किताबों में और मेरे नोट्स में भी गलत लिखा है, देखो सुनना ध्यान से। कॉन्सुल होता, इसीलिए लिख दिया मैंने, क्या है कॉन्सुल, अक्सर काउंसिल लिख दिया जाता है, कॉन्सुल। कॉन्सुलेट सिस्टम का मतलब 3 कॉन्सुल। अभी सुन लो नोट्स में, अभी मैं लिखवाऊंगा यार, पहले इधर सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से पहले। तो नेपोलियन ने इन सबको समाप्त करके कॉन्सुलेट सिस्टम स्टैब्लिश किया। उसमें फ्रांस की कमान 3 लोगों के हाथों में थी, जिसमें फर्स्ट कॉन्सुल कौन था, नेपोलियन। और देखते देखते उसने फ्रांस की कमान अपने हाथों में, तानाशाह बन गया, सारी शक्तियां अपने हाथों में कर ली और 1804 में खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। बात समझ में आई। तो अभी सिर्फ पहले तीसरा चरण पढ़ो, तीसरा चरण पढ़ो जल्दी से, सही कर लेना वो सब, लेकिन अभी तीसरा चरण पढ़ो।
तीसरा और चौथा साथ में पढ़ लेना, पढ़ो बताता हूं, तीसरा और चौथा साथ में। पढ़ लिया? जहां चतुर्थ चरण है, जहां लिखा है कॉन्सुलेट व्यवस्था 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत किया, लिखा है ना, उसी के बगल में मतलब जो खाली जगह है, पेज में खाली जगह ना, लिखो सी पेज नंबर, मतलब पेज नंबर 34 देखें, 34, पेज नंबर 34 देखें, सी पेज नंबर 34। सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वो लिख लो। कहां लिखोगे बता रहा हूं। ए यहां पे देखो, इधर चतुर्थ चरण में जहां लिखा है 1799 में अंत किया, यही बगल में लिख लो पेज नंबर 34 देखें, अभी सिर्फ वहीं लिख लो। बाकी क्यों लिखवा रहा हूं बताऊंगा अभी। पेज नंबर 34 देखें। ठीक, तो तीसरा और चौथा चरण आपने पढ़ लिया? पक्का? ध्यान से सुनिए जरा सा, अभी वो 34 छोड़ दो, अभी मैं दिखाता हूं। ये बात समझ गए कि नेपोलियन सत्ता में आ गया और नेपोलियन ने अपनी तानाशाही और आगे साम्राज्यवादी शासन शुरू किया। अब एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से, वो कई चीजों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये सब चीजें जो मैं बताऊं उसको आप घर पे पेज में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के, बुकलेट को पढ़ के उसको दिमाग में बस सेट कर लीजिए। देखो बस एक चीज है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तुम्हारे लिखने की स्किल डेवलप हो जाए, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए आईएएस बनने के लिए, लिखने की स्किल डेवलप हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे एकदम शीशे की तरह, फंसे नहीं कहीं भी कुछ भी मामले। ठीक, अब सुनो ध्यान से। आगे जब आप पेज नंबर 34 खोलिए जरा सा, चौंतीस में सबसे ऊपर लिखा है 1798-99 मिस्र के विरुद्ध अभियान, फिर लिखा है अभियान क्यों, और फिर लिखा है इस अभियान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, अभी पहले मैं इसको बता देता हूं, और पहले उससे खोलो जरा सा 33 खोलो, 33, और पेज नंबर 32 पे एकदम अंतिम में देखो लिखा है नेपोलियन का उत्थान। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ देखते जाओ, नेपोलियन कैसे बीच बीच में इधर उधर अभियान कर रहा था, मतलब 1789 में कहां था, 93 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ, इटली के विरुद्ध अभियान किया, और अंतिम में मिस्र में अभियान किया। अब मिस्र वाली बात जरा ध्यान से सुनना, पढ़ोगे तो मिलेगा ही, बस मेरी बात ध्यान से सुन। जब मिस्र वाला अभियान पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी है कि अभियान क्यों और इस अभियान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जब रीडिंग लगाओगे। तो मिस्र कहां है सभी को पता है, पक्का ना, विजुलाइज कर पा रहे हो? ठीक, जल्दी उसका भी एक वीडियो मैं बनवाऊंगा ताकि आप स्वेज क्राइसिस को जब समझाऊंगा तब। अब सुनो ध्यान से, सभी लोग मिस्र दिमाग में है ना? मिस्र आया था नेपोलियन, तो जब मिस्र आया था समझना, तो सोचता था कि यार इधर स्वेज नहर बन जाए
और आसपास के क्षेत्रों पे अगर हम कब्जा कर लिए तो ब्रिटेन को क्या होगा, यहां से हम बाहर कर देंगे, हमारा प्रभुत्व तो बढ़ जाएगा। ये बात है 1798-99 की, समझना ध्यान से। तो जब मिस्र में नेपोलियन अभियान किया था, उस समय फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन था। किसका? डायरेक्टरी का। तो मिस्र में रहता था, लेकिन रोज फोन करके पूछता था क्या चल रहा है फ्रांस में। तो नेपोलियन के चेले लोग बताते थे, महाराज बहुत बढ़िया है, आप जैसा चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है। फ्रांस की जनता इन डायरेक्टरी वालों से एकदम ऊब गई। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, और तो और महाराज क्या हो रहा है यहाँ पे कि आसपास के देशों ने आक्रमण करके जो आपने क्षेत्र जीते थे वो भी छीन लिया। जनता एकदम पागल है, आपको देखने के लिए उतावली है। रोज अपडेट लेता था। कहां से? मिस्र से फोन करके फ्रांस का अपडेट लेता था। ध्यान से समझना, ठीक। जब लगा कि हाँ मामला एकदम रेडी है, तब मिस्र अभियान छोड़ के वो पहुंचता है फ्रांस में 99 में। सुनना ध्यान से। और जनता वहां डायरेक्टरी शासन से एकदम ऊब चुकी थी। क्यों? क्योंकि न तो बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा कर पा रही थी डायरेक्टरी, न ही आर्थिक संकट, बेरोजगारी, इस मुद्दों का हल निकाल पा रही थी। पहुंचता है, डायरेक्टरी शासन का खात्मा करता है और फ्रांस की सत्ता खुद हाथ में ले लेता है। समझना ध्यान से, खुद ले लेता है और कॉन्सुलेट सिस्टम लागू करता है। और कहता क्या है, बहुत सुंदर सा डायलॉग मांगता, कहा मैं अगर पहले चला आया होता तो थोड़ा जल्दी हो जाती, देर से आया होता तो भी गड़बड़ हो जाता, बहुत समय से आया हूं मैं, नाशपाती पक चुकी है। अब सुनना ध्यान से। देखो, मैं नाशपाती तो तुम्हें उतना अनुभव नहीं होगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे केला होता है, बनाना सुना है, देखा है, खाया है? हाँ, कोई भी फल, ध्यान से सुनो, केले का एग्जाम्पल क्यों लिया। केला अगर कच्चा खाओगे मजा नहीं आएगा, बहुत पका हुआ खाओगे मजा नहीं आएगा, एकदम प्रॉपर पका रहे उस समय खाओ, देखो कितना टेस्टी लगता है। किसान क्या करता है, फल को कब तोड़ता है? जब वो बहुत कच्चा ना हो, जब वो बहुत पका ना हो, एकदम प्रॉपर तोड़ता है। तो नेपोलियन का जो स्टेटमेंट है कि नाशपाती पक चुकी है, मतलब ये सही समय है तोड़ने का। तोड़ना मतलब डायरेक्टरी को हटाने। और नेपोलियन आता है और डायरेक्टरी शासन का खात्मा कर देता है। समझिएगा ध्यान से। अब इसका नेपोलियन के मिस्र अभियान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 1798 में जब मिस्र आया था ना, तो अंग्रेज डर गए थे। अंग्रेजों को लगा जब मिस्र तक चला आया तो भारत भी चला आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1798 में अंग्रेज, जब वो मिस्र आया नेपोलियन, तो अंग्रेज डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि यहां टीपू जैसा आदमी था, जो कि फ्रांस के साथ, नेपोलियन के साथ पत्राचार कर रहा था, कनेक्शन बिठा रहा था। समझिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। मैं ये सारी जो बातें बता रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं नोट्स में मिलेगा, लेकिन सब मैं जो बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझो। टीपू सुल्तान क्या कर रहा था? तो जैकोबियन क्लब का मेंबर बन गया था। टीपू के सेना में एक फ्रेंच कोर हुआ करती थी ना, फ्रेंच सैनिक। जब फ्रांस में क्रांति हो गई 1789 में, तो सारे सैनिक खुश होके आए टीपू के पास कि महाराज हमारे यहां भी क्रांति हो गई है, राजा को उखाड़ फेंका है ये वो। तो कहा बहुत अच्छी बात, सेलिब्रेट किया उनके साथ। न सिर्फ सेलिब्रेट किया बल्कि जैकोबियन क्लब का मेंबर भी बना, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व नारा था ना, खुद को सिटीजन टीपू भी कहा। और वो जुगाड़ कर रहा था किसी तरह नेपोलियन से हमारा कनेक्शन हो जाए तो इन अंग्रेजों को बाहर मार के निकाल देंगे। नेपोलियन भी निकालना चाहता था अंग्रेजों को। लेकिन जरा समझिएगा, जब ऐसा हुआ 1798 में, तो अंग्रेज डर गए थे और इसी डर के कारण उन्होंने सहायक संधि लाई। और वो भी कब थी? 98 में। रटना नहीं, और वेल्जली आया। इन सब चीजों को हमें जोड़ के पढ़ना और समझना है, जो कि मैं आगे भी समझाऊंगा। तो नेपोलियन का मिस्र अभियान समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भारत के साथ कनेक्शन है। तो अब देखो जो हेडिंग बगल में दी है क्या है, 1798 मिस्र के विरुद्ध अभियान। तो पहली बात समझनी है कि अभियान क्यों, पढ़ने के बाद क्या दिमाग में सेट करना है कि नेपोलियन ने अभियान क्यों किया और इस अभियान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये बात आप समझ पा रहे हैं?
तो जरा एक बार पढ़ो, इसको पढ़ लो, ये जो खाली ये वाला दिया है पैरा पढ़ो जरा सा। अभी तक नहीं पढ़ पाए, पक गई नाशपाती। अब समझिएगा ध्यान से सुनो जरा सा मेरी बात। देखो सब जुड़ा हुआ है, इधर नेपोलियन का मिस्र अभियान, भारत में सहायक संधि, स्वेज नहर जब पढ़ाऊंगा तो ये सब बताऊंगा। कहां कहां की घटना सोचो ना, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हो, नेपोलियन पढ़ रहे हो, भारत में वेल्जली को देख रहे हो, टीपू को देख रहे हो, स्वेज संकट पढ़ रहे हो, स्वेज कनाल के विषय में पढ़ रहे हो, सब जुड़ा हुआ है आपस में। एक बार बस अंडरस्टैंडिंग बनने की बात है, एक बार वो बन गई तो एंजॉय करने लगोगे, और बन जाएगी, मतलब सवाल ही नहीं उठता, बशर्ते आप थोड़ा सा ईमानदारी बरतें। एटलीस्ट अभी थोड़ा सा हो सकता है 1.5 घंटे की बजाय 2.5-3 घंटे मेहनत कर लीजिए अभी कुछ दिन बस, उसके बाद तो ये सब खेल लगने लगेगा और आप किसी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मैं किसी से भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोटी मोटी बातें तो ठीक है सब पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड पढ़ना, सारी चीजें समझना एक एक थोड़ा सा मतलब कम करते हैं लोग। तो इतनी बात समझ पाए। अब कुछ बातें मैं और बता देता हूं ताकि आप जब कल रीडिंग लगाना मत छोड़ना। 40 पेज हो गया उसको 60 करो, 60 हो जाए उसको दोबारा रिवाइज करो, दोबारा रिवाइज करो। अभी मैंने बार बार कहा, वही चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, 2-4 बार पढ़ के सब समझ लेंगे, सारे क्वेश्चंस देख लेंगे और फिर हम कहेंगे कि अब बताओ कहां कहां की पॉइंट की जरूरत है, ताकि मान लो तुम जो अपना फीडबैक दोगे उसी हिसाब से बच्चों को की पॉइंट भी मैं नोट करा दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ जरा उन्हीं चरणों में वापस लौट के आओ। वहां क्यों लिखा था सी पेज नंबर 34, समझ में आई बात है? आ गई ना समझ में? हाँ, तो एक बार वहां देख, वैसे जब पढ़ोगे तो आएगा ही। ठीक है, तो ये चरण हो गए। अब देखो जरा सा ध्यान से, क्या आप इन चरणों को समझ गए? अब मैं फिर से एक ब्रीफ करता हूं, समझो ध्यान से, देखो कुछ चीजें सुन लो जरा सा। एक मिनट के लिए ब्रेक भी ले सकते हो, कहीं जाना नहीं, आपस में बातचीत करना चाहो, या दिमाग है मतलब ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? पक्का? ठीक, कोई दबाव वाली बात नहीं। देखो, अगर मैं फ्रांसीसी क्रांति के चरणों को कहूं तो फ्रांसीसी क्रांति एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ी, लेकिन हम अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए उसको विभिन्न चरणों में बांट दिया, और बांटते जब जब स्वरूप बदला तब तक हमने नया चरण कह दिया। स्वरूप देखो, पहले क्या था? निरंकुश राजतंत्र, फिर क्या आया? संवैधानिक राजतंत्र, फिर क्या हुआ? उग्र गणतंत्र, उदार गणतंत्र, अलग अलग चरण आया। ठीक, अब समझिए ध्यान से। तो अच्छा, इसको भी देखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। 99 और 8 यही याद ही रहना है, ये अपने आप 3-3 साल है, ऐसे रटना नहीं है, वो खुद ही याद आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, 89 से 92, 92 से 95, जैसे ही 95 पहुंचे खुद ही याद आने लगेगा, 95 से 99, 99 से 1804। मतलब ये दोनों चीजें समझनी है। कॉन्सुलेट सिस्टम लागू किया, खुद को सम्राट घोषित किया, और इसी समय डायरेक्टरी व्यवस्था का खात्मा किया। ठीक है ना? तो अपने आप यही बस डेट भी याद रखनी है। ठीक, चलो अब कुछ आगे की चीजें। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही। अभी जस्ट वही चीज तो मैं समझाने जा रहा हूं, समझिए ध्यान से। एकदम वही था, उससे ज्यादा निरंकुश था, अभी मैं बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, आगे की स्टोरी मैं जरा सा कनेक्ट कर रहा हूं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नेपोलियन का उत्थान, नेपोलियन का पतन, नेपोलियन के काम। ठीक, ये जो परिस्थितियां देख रहे हो इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। मतलब रोज कभी देख ही रहे हो, कभी जैकोबियंस आ रहे हैं, कभी डायरेक्टरी आ रहा है, तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं। फ्रांस वाले एकदम परेशान हो गए। तो अब परेशान हो गए तो उन्होंने अपनी कमान नेपोलियन को सौंप दी। उनको लगता था कि कोई एक स्ट्रांग आदमी आए जो फ्रांस की प्रतिष्ठा को फिर से वापस करे। तो नेपोलियन आ गया। जब नेपोलियन आया तो सबसे पहले कॉन्सुलेट सिस्टम के तहत उसने क्या किया? फ्रांस की कमान अपने हाथों में ली, धीरे धीरे अपनी तानाशाही की
और 1804 में खुद को सम्राट डिक्लेयर कर दिया। आगे की कहानी में स्टोरी कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप पढ़ें जब बुकलेट तो आपको लगे हाँ ठीक है। अब 1804 में जब फ्रांस का राजा बन गया, यानी फ्रांस में उसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, ठीक। तो अब सोचा कि अब यूरोप के राजा बन जाएं तो कितना बढ़िया। समझिए ध्यान से, 1804 में भाई साहब फ्रांस के राजा बन गए थे, यानी फ्रांस में अब इन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। इनकी महत्वाकांक्षा जाग गई। वैसे भी बचपन में बहुत कुंठित रहता था, अब राजा बन गया है फ्रांस का, तो सोचा अब हम पूरे यूरोप के राजा बनेंगे। तो जब यूरोप के राजा बनने का सपना सोचा, तो अब यूरोप में सोचा कि कौन मुझे चैलेंज कर सकता है। आसपास देखा, लगा कोई नहीं है, इटली को हरा दिया, जर्मनी को हरा दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, कोई नहीं, एक जो है ब्रिटेन मुझे चैलेंज कर सकता है। समझना ध्यान से। तो इसने पहले ब्रिटेन को स्टडी किया कि अच्छा ब्रिटेन को कैसे हराया जा सकता। तो इसने क्या स्टडी किया, कहा कि देखो ब्रिटेन की जो नौसेना है, ध्यान से सुनिएगा, वही उसकी शक्ति का आधार है, और इस नौसेना के कारण ही ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति है। ध्यान से समझना, ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति, इस आर्थिक शक्ति के कारण उसकी नौसेना स्ट्रांग होती है। यदि नौसेना आधार है उसकी शक्ति का, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसने सोचा कि ओके, तो पहला काम करते हैं कि हम नौसेना को नष्ट कर देते हैं। तो 1804 में भाई साहब राजा बने थे। 1805 में ब्रिटेन के साथ एक युद्ध लड़ते हैं, उसका नाम है ट्रेफेलगर का युद्ध। ट्रेफेलगर मिलेगा, लेकिन बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। जब बुरी तरह पराजित होता है तो अपना रास्ता बदल देता है, कहता है कि अब नौसेना छोड़ो, अब पहले ब्रिटेन की आर्थिक ताकत को तोड़ेंगे। तो नौसेना को छोड़ के फिर भाई साहब 1806 में रास्ता बदल देते हैं और आर्थिक युद्ध छेड़ते हैं ब्रिटेन के खिलाफ। ध्यान से सुनना, क्या छेड़ते हैं? आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिक वॉरफेयर। आज भी होता है, देखो जैसे ब्रिटेन और अमेरिका और चाइना में करेंसी वॉर क्या है? एक तरह का आर्थिक युद्ध है। आयात निर्यात पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाना, दुनिया भर की वो बाधाएं क्रिएट करना, बैरियर्स होते हैं ना, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर, सुना है? ये सब क्या है? आर्थिक युद्ध है। तो उसने कहा कि अब 1806 में रास्ता बदल देते हैं, आर्थिक युद्ध छेड़ते हैं। उसी आर्थिक युद्ध को नाम दिया गया महाद्वीपीय युद्ध, महाद्वीपीय व्यवस्था। उसने क्या सोचा, ध्यान से सुनो, देखो उसने जो महाद्वीपीय व्यवस्था इंट्रोड्यूस की, उसमें क्या किया जरा सा आपको बता देता हूं। उसने कहा कि ये पूरा महाद्वीप जो है, ये लाल वाला जो देख रहे, मैं इस पूरे महाद्वीप को ब्रिटेन से व्यापार करने से रोक दूंगा, और ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट जाएगा तो उसकी नौसेना टूट जाएगी, मैं उसको पराजित कर दूंगा। एकदम वर्ष ऐसे ही दिमाग में रखना जैसे बता रहा हूं। 1804 में राजा बना, भाई साहब की महत्वाकांक्षा जाग गई कि हम पूरे यूरोप के राजा बनेंगे। तो यूरोप में कौन चैलेंज कर सकता है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन को स्टडी किया, तो पहले सोचा नौसेना में ट्राई करते हैं, हार गया 5 में। फिर उसने अपना रास्ता बदल दिया, ब्रिटेन के खिलाफ छेड़ा आर्थिक युद्ध। आर्थिक युद्ध जब छेड़ा 6 में, जिसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं, तो ध्यान से सुनना, सबसे बोला, सबसे कहा कि ऐसा है अब ब्रिटेन के साथ कोई आयात निर्यात ये सब कहानी नहीं होगी किसी की। तो पुर्तगाल वाले से कहा कि ऐसा तुम नहीं करोगे। तो पुर्तगाल वाले ने कहा मेरे उसके राजशाही के साथ पूरे संबंध रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा। अच्छा, तो आक्रमण कर दिया पुर्तगाल पे। समझना ध्यान से। और पुर्तगाल पे आक्रमण करने के लिए गुजरा किधर से? स्पेन से। जब स्पेन से गुजर रहा था तो उसको लगा कि यार अगर स्पेन भी हमारे नियंत्रण में हो तो कितना बढ़िया बात। जबकि स्पेन उसका एकदम अच्छा मित्र था, जैसे अवध ब्रिटिशों का बहुत बढ़िया मित्र था, लेकिन ब्रिटिशों ने अवध का विलय कर लिया था। स्पेन उसका बहुत अच्छा मित्र था। ट्रेफेलगर के युद्ध में स्पेन ने भी नेपोलियन के साथ लड़ाई की थी। बकायदे जगह दे रहा है कि जाओ पुर्तगाल पे आक्रमण कर दो। पता लगा स्पेन में भी, फिर प्रसा के साथ युद्ध, फिर रूस के साथ युद्ध, महाद्वीपीय व्यवस्था पीछे छूट गई, युद्ध ही युद्ध। अंततः इसने इतना युद्ध यूरोप में छेड़ दिया कि इसके खिलाफ गुट बना लिया यूरोपीय राज्यों, और इसको पहले 1813 में लिप्जिग के युद्ध में पराजित किया और एक जगह कैद कर दिया। उसका नाम था क्या?
सेंट हेलेना पे बाद में कैद किया। देखो मेरे भी कई बार दिमाग से जो है निकल जाता। इटली के पास कोर्सिका में तो ये पैदा हुआ था। दिमाग से देखो, एल्बा, दिमाग देखो, इसको 1813 में एल्बा नामक द्वीप पे कैद किया। लेकिन देखो ये इटली है, इटली देख रहे हो, और यहीं बगल में फ्रांस है। ये भाग के फिर फ्रांस पहुंच गया और जनता ने फिर उसको हाथों हाथ ले लिया, फिर राजा बन गया। लेकिन दोबारा वाटरलू के युद्ध में 1815 में पराजित करके इसको सेंट हेलेना में कैद किया। सेंट हेलेना, सेंट हेलेना कहां है देख रहे हो, यहां। और ये भाई साहब कहां, फ्रांस कहां है देख रहे हो, यहां। पहले इटली में यहीं कैद किया था तो ये फ्रांस भाग गया था, लेकिन इस बार सेंट हेलेना में कैद किया 15 में, और 21 में यहीं ये मर गए। अब ध्यान से सुनो जो चीज मैं फिर से बता रहा हूं। ये 1799 में कॉन्सुलेट व्यवस्था में आए, 1804 में इन्होंने अपने को राजा घोषित कर दिया, और 1805 में पहले ब्रिटेन से सोचे कि इसको हराएं नौसेना में, ट्रफेलगर के युद्ध में हार गए। 6 में इन्होंने अपना तरीका बदल दिया, महाद्वीपीय व्यवस्था इंट्रोड्यूस की कि कोई व्यापार नहीं करेगा। उस महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के क्रम में विभिन्न राष्ट्रों के साथ उलझ गया। उसमें पुर्तगाल, स्पेन, प्रसार, रूस, सबके साथ युद्ध करने लगा, और अंततः सारे राजा इकट्ठा हो गए। फ्रांस की, पूरे यूरोप की जनता इससे त्रस्त हो गई, और अंततः इसका पतन हो गया। तो फाइनली नेपोलियन का क्या हो गया, पतन। तो जब आप पढ़ेंगे, अभी फिर से शीट पढ़िएगा, 40 के बाद पढ़िएगा, 60 तक पढ़िएगा, बात समझ में आ रही है। 60 में तो खत्म हो जाएगा, फिर रिपीट करिएगा। मैं ऐसे ही आपको कुछ कुछ टॉपिक पढ़ाता रहूंगा। ये पूरी शीट मेरे ख्याल से परसों तक एकदम अच्छे से आप 2 बार पढ़ लेंगे। कल 60 पेज तक हो जाए और परसों इसको रिवाइज मार देना, और परसों तक मैं पढ़ाता रहूंगा। उसके बाद हम और भी प्रश्नों को उठाएंगे और देखेंगे और समझेंगे, और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तब तक आपको सारी कहानी मोटे मोटी पता हो जाएगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।